एक बच्चा यहाँ पर पूल के अंदर छलांग लगाता है अपनी माँ को बचाने के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी माँ जो है वो पूल में नहा रही थी और उनको दौरा पड़ने लगता है पूल के अंदर ही। तो ये जैसे तैसे अपनी माँ को पकड़कर यहाँ से वो लेकर आता है सीढ़ियों तक का। तो यहाँ पर इनको सांस नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखना कितनी हिम्मत से ये जो बच्चा है अपनी माँ को थामे रखेगा और छोड़ेगा नहीं। एज जो है इसकी ओनली 10 साल है, पर फिर भी यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी देर देखना, वेट करना अभी यहाँ पर। अभी एक कोई बड़ा इंसान यहाँ पर आएगा, एक बुजुर्ग आदमी, तो वो यहाँ पर सिचुएशन को फिर थामेगा। सबसे बड़ी बात यार मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ना कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जब इंसान के हाथ पैर कांपने लगते हैं। सोचो इस बच्चे की जगह अपने आप को रखकर 1 मिनट, और हाथ में अपनी खुद की मम्मी है, तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा इंसान। ऐसा लगने लगता है कि पैरों तले से ज़मीन जो है वो खिसक गई है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक बार फील की है, आप लोगों को बताऊंगा अभी। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये मैं बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, कोई टेंशन आए, इतनी कम से कम अपने अंदर क्षमता पैदा कर लो कि उस टाइम पर आप लोग अपने आप को थाम सको, उस टाइम पर आप लोग अपने आप को संभाल सको, तो बहुत सारी बड़ी से बड़ी अनहोनी होने से बच सकती है। पर लेकिन ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। आप लोगों को संभालना आना चाहिए अपने आप को। जो न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा तो कवर की गई। यहाँ पर ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है उनके द्वारा ये न्यूज़ कवर की गई, और जो बच्चा है उसकी बहादुरी की सराहना की गई। क्योंकि अगर ये टाइम पर ये जो डिसीजन इस बच्चे के द्वारा लिया गया है, ये डिसीजन ये बच्चा न लेता तो इसकी माँ की जान जा सकती थी। मैं आप लोगों को एक छोटी सी अपने से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, जैसे घर पे नहीं बैठे रहते हैं ऐसे ही, तो मतलब बैठे मेरी मम्मी के साथ में बातें कर रहे थे, तो ऐसे नहीं होता है कि एकदम शरीर कांपने लगता है पूरा, पता नहीं क्या हुआ, एकदम शरीर कांपने लगा उनका। तो जैसे ही एक तरीके से उनको कांपते देखा मैं, मेरी ज़मीन तले वो है पैरों तले से ज़मीन खिसक गई एकदम। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो जैसे तैसे वहाँ पर मतलब उनको बैठा कर मैं भागा डॉक्टर के पास में गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, और मैं रो रहा डॉक्टर के पास में जाके। तो मतलब डॉक्टर आए, तो फिर मतलब उन्होंने जो है इंजेक्शन लगाया और चीज़ें जो है थोड़ी सी नॉर्मल हुई। तो वहाँ पर मतलब डॉक्टर खाला की बारे में मजाक उड़ा रहे थे कि इतना बड़ा होकर रो रहा है। समझ रहे हो आप मतलब सिचुएशन? जब यार ये सारी चीज़ें अपने ऊपर बीतती है ना, तो मुझे वो चीज़ एकदम याद आई हल्का सा। कई बार आप लोगों को ये चीज़ ज़िंदगी में देखने को मिलती है। उस टाइम पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा सा अपने आप को होश में रखने की कोशिश करो, और इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आप लोगों को जीएस पेपर 4 है ना एथिक्स के अंदर, वहाँ पर आप लोगों को सिखाई जाएगी। अगर आप लोगों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आएगी तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोगों की अच्छी नहीं होगी, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अगर आप लोगों की अच्छी नहीं होगी तो ज़िंदगी में आप लोग बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। वो लेने में हमेशा आप लोगों को दिक्कत आने वाली है, और ये आप लोगों की लाइफ में हमेशा ट्रबल यानी कि प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत क्रिएट करने वाली है। तो इसलिए इस चीज़ को अभी से अपनी लाइफ में तैयार करने की कोशिश करो, ठीक है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, वर्ल्ड ओजोन डे। ओजोन डे जो है बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को पता है पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी लेयर पाई जाती है जो कि हार्मफुल जो रेडिएशन होता है उसको धरती पर आने से रोकती है, वरना धरती पर जो है वो जीवन संभव न हो पाता। कई बार तो ये बोला जाता है अगर ये ओजोन लेयर आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलती, 200 से यहाँ पर 20 से लगभग 30 किलोमीटर की यहाँ पर आप लोगों के डिस्टेंस पे ये ओजोन लेयर जो है ट्रोपोस्फीयर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली जब आप लोग ये लेयर्स डिस्कस करते हैं तो कई बार ज्योग्राफी में आप लोगों ने इनको याद भी किया होगा। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी में बात की जा रही है बेसिकली ओजोन लेयर के बारे में। 16 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को अवेयरनेस कराया जा सके कि कोई भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल न करे पृथ्वी के ऊपर जिससे कि ओजोन लेयर जो है वो खत्म होती है यहाँ पर नजर आती है। तो इसी के चलते यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पर फिक्स करने के लिए साइन की गई थी ओजोन लेयर को, और जो होल हो गया था उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई, और वो काफ़ी हद तक कवर भी किया गया। जो ऐसी चीज़ें थी जो ओजोन लेयर के ऊपर इम्पैक्ट डालती थी उनको सबको खत्म किया गया। तो इसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। देखिए जीवन संभव तभी तक है जब मिलकर काम करेंगे, वरना जीवन यहाँ से बर्बाद होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओजोन लेयर को कंजर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने उस हिसाब से काम करें जिससे कि यहाँ पर चीज़ें जो है मेंटेन रह सके। तो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ और प्रिजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जरूरी है, वरना बोला गया था कि बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होती नजर आएंगी। इवन लोगों को जो पृथ्वी पर रहते हैं कैंसर तक होते हुए उनके नजर आएंगे। तो इंक्रीज हेल्थ रिस्क, इकोसिस्टम डिसरप्शन और क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें निकल कर आती है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि इंसानों के द्वारा की गई गलत हरकतों की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ें आपको बताई हैं यहाँ पर, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाते हैं।
तो इसके बारे में एटलीस्ट हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन पे ऊपर आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेगा, तो वो टेस्ट का टाइमिंग है, एक तो आप लोगों का 4 बजे रहता है और एक आप लोगों का 5 बजे रहता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिएगा यहाँ पर, ताकि चीज़ों को आप लोग अच्छे से लेकर चल सको, और उसमें पूरा एक सप्ताह का आप लोग का रिवीजन भी आप लोग को होता हुआ नजर आता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी भूलना मत, तो टाइम से उसमें पार्टिसिपेट करना और अपनी चीज़ों का एनालिसिस करना कि किस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर सप्ताह अपने आप को एक बार एटलीस्ट चेक कर लिया करो, ठीक है। और जो आंसर राइटिंग ग्रुप के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है यहाँ पर, ये बेसिकली नंबर आप लोग लिख लो ना डायरेक्ट, यहाँ पर आप लोग मैसेज कर दो डायरेक्ट 8076659165, आप लोग दूसरे नंबर पर जाकर बेसिकली बार बार मैसेज करते हो, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर ये ज्वाइन करना है तो इसी नंबर पर करना है, ये अलग बंदा हैंडल करता है, वो वाला कस्टमर केयर वाला अलग बंदा हैंडल करता है, तो दोनों को एक साथ में मिक्स मत करिए। तो इस पे आप लोग अपना डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहां से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है। ये क्लास नोट्स चाहिए आप लोगों को जो कि एप्लीकेशन पर चलती हैं, या फिर आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों को ज्वाइन करना है, तो ये है पर्टिकुलर, तो दोनों अलग अलग हैं, इसको बेसिकली आप लोग मिक्स मत करना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले 3 देशों के नाम बताओ। पहले का नाम है इंडिया, मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरे का नाम है चाइना, तीसरे का नाम आप लोगों को बताना है क्या है। अभी यहां पर ये पॉपुलेशन का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि जिस देश में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस देश का जस्टिस सिस्टम जो है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा, तो ही जाकर चीजें जो हैं बैलेंस वे में चल पाएगी। अगर जस्टिस सिस्टम बिगड़ेगा तो जो नॉर्मल जनता है उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाएगा, और नॉर्मल जनता को अगर प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाएगा तो फिर क्या होगा, फिर होगा यूपीएससी का एसए का पेपर। मतलब सर ये क्या हो गया बीच में, यूपीएससी का एसए का पेपर जस्टिस से कैसे आ गया, कनेक्ट हो गया। अभी मैं आप लोगों को एक बार पेपर दिखाता हूं, फिर आप लोग समझना। अच्छा पहले तो ये बताओ किस किस ने पेपर जो है वो देख लिया है। जिस किसी ने नहीं देखा है, पेपर टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाई थी। टाइम मिले तो इसको जरूर देखिएगा। बहुत ही गहरा एक ऐसे पूछा गया जो कि आप लोगों को पार्ट यानी कि सेक्शन बी में यानी कि पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, जिसमें बोला गया ए सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज ए सोसाइटी दैट नीड लेस चैरिटी। यानी कि जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी देश के अंदर में, अगर कोई इंसान जो है वो दान करता हुआ पाया जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वहां पर भीड़ लग जाएगी। यानी कुछ भी अगर कोई जरा सा भी कोई बांट रहा है वहां पर, किसी ने किसी कहीं पर जाकर मान लीजिए औरतों को साड़ी बांटना स्टार्ट कर दी, बच्चों को कुछ खाना बांटना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारी भीड़ लग जाती है वहां पर जरा सी देर में। ये चीज आप लोगों को क्या दिखाती है, ये चीज एक साइड में तो उस इंसान को दिखाती है कि जो इंसान जो यहाँ पर दान दे रहा है कि हाँ यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, दान धर्म कर रहा है, पर दूसरा एंगल जो है वो लोग देखना भूल जाते हैं कि हमारी सोसाइटी में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में ये बेसिक चीजें भी नहीं है और उनको इसके लिए यहाँ पर किसी के दान के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो जो दूसरा एंगल है वो दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर ऐसे के द्वारा, क्योंकि इसमें सबसे खतरनाक चीज क्या है, अगर आप लोग अपने देश का प्रियम्बल उठाकर देखोगे तो प्रियम्बल के अंदर में जब हम लोग जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो उसमें कितने प्रकार का जस्टिस है, पहले तो आप लोग ये बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, वनडे टाइप एग्जाम में बेसिकली, ठीक है। उसके अंदर में 3 तरीके के जस्टिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक है यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जस्टिस होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर जस्टिस होना चाहिए, और तीसरा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। यानी कि हर एक लेवल पर इंसान को जो है वो जस्टिस मिलना चाहिए। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में दुनिया भर की स्कीम्स आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि देश के अलग अलग कोने में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती है, और इसी के साथ में वो स्कीम जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाई जाती है। पर लेकिन फिर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल कर आती है कि लोग आज की डेट में उनको उतने अधिकार नहीं मिल पाते हैं जितने उनको मिलने चाहिए, जितनी लाइफ उनकी नॉर्मल होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और ये आज से नहीं है, ये हिस्ट्री का लंबा एक प्रॉब्लम आज को आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, ये आप लोगों ने कोटेशन कई बार सुनी होगी। पर लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस अगर ढंग से हो जाए सोसाइटी के अंदर में तो यहां पर उनको दान के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये एक नया एंगल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर निबंध के थ्रू। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि टॉपिक जो है वो निबंध के अंदर भी आ गया है, तो मुझे लगा थोड़ा सा इसको आप लोगों को तसल्ली में हल्का सा और समझा देता हूं।
आज की डेट में आप लोग अपना संविधान उठाकर देखो, हमारा जो प्यारा संविधान है उसके अंदर में पार्ट 3 के अंदर में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इन फंडामेंटल राइट को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जहां पर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं और भी कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, हर एक जगह क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, सेक्स के नाम पर। ये वर्ड आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह कि जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में उसकी नींव में भरा हुआ है, और ये आज से नहीं है, पुराने समय से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। उसी डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हमारे समाज के अंदर में एक प्रॉपर सिस्टमेटिक जस्टिस सिस्टम जो है वो संविधान के अंदर में इंक्लूड किया गया। आज की डेट में अगर एक परिवार, एक फैमिली के अंदर आप लोग जाएंगे तो वहां पर भी आप लोगों को प्रॉपर जस्टिस नहीं देखने को मिलेगा। अगर एक लड़की है उसको जिस तरीके की सपोर्ट मिलती है और एक लड़का है उसको जिस तरीके की सपोर्ट मिलती है, उसमें एक नॉर्मल इंसान भी देखकर फर्क बता देगा कि जो लड़का है उसको कितना ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है और जो लड़की है उसको प्रॉपर प्रेफरेंस दिया नहीं जा रहा है। चाहे उसकी एजुकेशन के बारे में आप लोग बात कर लो, चाहे उसकी हेल्थ के बारे में बात कर लो, तो ये आज भी समाज के अंदर में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। इसी के साथ में अभी आप लोगों ने देखा हमारे देश के अंदर में LGBTQ कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है इनको अब तक अधिकार ही नहीं मिल रहे थे। 2014 में नालसा जजमेंट आया, जिसको मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया निकलकर। उसमें चलकर इस पर्टिकुलर जेंडर, ट्रांसजेंडर जिसको आप लोग किन्नर भी बोलते हैं, उसको थर्ड जेंडर बनाया गया। यानी कि इससे पहले फॉर्म भी अगर आप लोग भरने जाते थे ना कोई, उसमें मेल और फीमेल आप लोगों को दिखाई देता था। अब यहां पर मेल और फीमेल की जगह पहली बार आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें एक थर्ड जेंडर भी और अदर वाला ऑप्शन भी यहां पर लाया गया है। यानी कि क्या ये जब से हमारा देश आजाद हुआ ये देश के अंदर में नहीं रहते हैं? आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर कोई बच्चा पैदा होता है वहां पर किन्नर कम्युनिटी पहुंच जाती है। तो पर लेकिन आज तक इनके बारे में किसी ने सोचा नहीं। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए कि यहां पर पर्टिकुलर किन्नर कम्युनिटी को एक डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात की जाए तो अब यहां पर इनको एक डिग्निटी वाली लाइफ मिली है, अब इनको यहां पर थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, वरना अब तक जो है कोई इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, संविधान के पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर में अगर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आप लोग देखोगे, ये हमारे देश के अंदर में जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर फोकस देने की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है माइनॉरिटी की वो भी अच्छी नहीं है, उसके ऊपर कई सारी रिपोर्ट भी आप लोग लेकर आते हैं। और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम की माइनॉरिटी के बारे में, अगर बात करें हेल्थ सिस्टम की माइनॉरिटी के बारे में, उनका सोशल स्टेटस या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जब इन सब चीजों को आप लोग ध्यान से उठाकर देखोगे तो एक क्लियर डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा कि उनको जस्टिस नहीं मिला है। जस्टिस का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? हमारे देश के अंदर में एक बहुत ही खतरनाक भयानक चीज है जो कि मुझे काफी लंबे समय से पता नहीं को पिंच करती रहती है जब भी कोई आर्टिकल उससे रिलेटेड आता है। हमारे देश में 2008 की बात कर रहा हूं और आज कहां पर खड़े हैं आप लोग खुद देख लीजिए। 2008 में एक पार्लियामेंट के अंदर में बिल लेकर आया गया कि वुमेन को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा देना है। ये हमारे देश में अगर वुमेन यानी कि महिलाओं की संख्या देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 50% देखने को मिलेगी, यानी कि इतने ही मेल और इतनी ही फीमेल है। पर लेकिन रिजर्वेशन कितना मांगा? ओनली 33% रिजर्वेशन मांगा, और आज तक भी वो 33% रिजर्वेशन जो है वो महिला यानी कि फीमेल को नहीं दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर में। अगर कोई भी कानून हमारे देश के अंदर में बनाया जा रहा है तो उसमें महिलाओं के बारे में एक सिस्टमेटिक वे में सोचने के लिए एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट के अंदर में है ही नहीं है। यानी कि 50% जो सेक्शन है उसके लिए 30% हम लोग वोटिंग देने के लिए भी तैयार नहीं है, उसको सीट देने के लिए भी तैयार नहीं है, ताकि उनको प्रेजेंट किया जा सके पार्लियामेंट के अंदर में और वो अपना पक्ष यहां पर रख सकें। तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये एक तरीके से अनजस्टिस नहीं है क्या? इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ऐसे ही आप लोग दूसरी कम्युनिटी के बारे में जब आप लोग उठाकर देखोगे चीजें तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आना बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेट गोल क्या है सोसाइटी के अंदर में कि कैसे हम लोगों को जो चैरिटी है वो कम करनी पड़े। चैरिटी आज के डेट में आप लोग देखो खुद वुमेन के बारे में अलग अलग तरीके की रिजर्वेशन चलाए जाते हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से इस संविधान के हिसाब से सारी चीजें इंप्लीमेंट करके चलते तो आज की डेट में इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जो दान धर्म किया जाता है अलग अलग तरीके से, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी जो आज की डेट में अगर वो उनको हम लोग अपने पैरों पर खड़ा कर दें तो क्या दान धर्म की जरूरत पड़ेगी? आप लोग खुद देखिए।
आज की डेट में एक बच्चा मान लीजिए एसएलवी से एजुकेशन लेता है, एजुकेशन लेने के बाद में उस बंदे का जो है सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है एक अच्छी पोस्ट पर, वो अपनी लाइफ को बहुत ही शानदार तरीके से लीड करता है, क्योंकि उसकी सैलरी जो है वो 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ आसानी से गवर्नमेंट में आसानी से इतनी सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो यहां से उसकी सैलरी आगे बढ़ रही है, अब आगे बढ़ के उसकी सैलरी हो गई 50-55, आगे चल के 60-70 हो गई यहां पर। तो मतलब क्या है कि वो जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं वैसे वैसे उसकी सैलरी बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में उसकी लाइफ जो है बड़ी ही एक प्रोग्रेसिव लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह कि उस इंसान को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक जॉब मिल गई है एक अच्छी एजुकेशन के साथ में, तो इसलिए वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने परिवार को भी आगे लेकर चल पा रहा है। पर लेकिन इतने सारे बच्चे और भी हैं जिनको यहां पर जॉब ही नहीं मिली है, जिनको जॉब तो छोड़ो एक प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिली है, तो वो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? आगे चलकर इसमें से कुछ है गुंडे बनेंगे, कुछ यहां पर उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आएंगे, यहां से ही तो चीजें निकल कर आती है सारी। अगर सोसाइटी में हम लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जो जिस लेवल की पढ़ाई किए हुए है उस लेवल का उसको कोई ना कोई रोजगार उसके एरिया में प्रोवाइड करा दें, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में काफी प्रोग्रेसिव थॉट के लोग आप लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि मैक्सिमम वेलापंथी माइंड कौन सा इंसान के अंदर से निकल कर आती है? जिसके पास में कुछ काम नहीं रहता है, जो बिजी है वो तो अपना इतना बिजी है कि उसको टाइम भी नहीं है बेसिकली नहाने का भी इंसान को। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, नहा लिया करो वैसे। ठीक है, पता चला कि बैठे हुए बस पढ़ रहे हैं, नहा नहीं रहे, शरीर में खुजली हो जाएगी। तो मतलब कहने का यहाँ पर यह है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोसाइटी में अगर सिस्टमेटिक वे में सबको उनके अधिकार मिल जाए, इवन गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, इवन हमारे देश में जो बेसिक सर्विस है उनको ढंग से प्रोवाइड कराया जाए, तो यहां पर कहीं ना कहीं चैरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। आप लोगों ने देखा टाटा का खुद का चैरिटी का एक हॉस्पिटल चलाया जाता है, जिसमें यहां पर टाटा जो है कैंसर इलाज फ्री में करता है, समझ रहे हो आप लोग, और वहां पर हजारों लोग फायदा उठाते हैं। मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए, क्या सरकार के पास में गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा नहीं है कि यहां पर वो प्रॉपर हेल्थ की सर्विस जो है वो देश के अंदर प्रोवाइड करा दे? आप लोग खुद सोचो, आप लोग खुद सोचो कि हमारे देश के अंदर में जो ट्रेन है, जो ट्रेन का सिस्टम क्रिएट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो कई सारे एरिया में, इवन मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आज की डेट में वो पुराना ही ढांचा देखने को मिलता है और वो आज तक गिरा नहीं है। समझ रहे आप लोग यहां पर? और आज की डेट में अगर कोई हम लोग बनाते हैं, वो अगले दिन, या फिर आप लोग बोलो कई बार तो ऐसे भी केसेस निकल कर आए कि पुल बना दिया गया है और अगले दिन ही वो पुल गिर गया है। तो ये इस लेवल का करप्शन देखने को मिलता है। और जब सोसाइटी में करप्शन होता है, जिस सोसाइटी में करप्शन होगा वहां पर चैरिटी आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लोगों का हिस्सा जो है वो किसी और ने मार लिया है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक एक घिनौना रूप सोसाइटी का आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिसपे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही आईना यहां पर इस निबंध ने आप लोगों को दिखाया है। जब ये निबंध मुझे याद आया तो मुझे लीगल सिस्टम की याद आ गई। अगर आज की डेट में हमारे देश के अंदर में किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर केस हो जाता है, तो दामनी मूवी का एक डायलॉग याद आ गया सनी देओल का, तारीख पर तारीख। एक औरत अपने गहने बेचकर न्याय मांगने आती है तो उसे भी मिलती है सिर्फ तारीख। एक मजदूर बेसिकली अदालत के चक्कर काटते काटते अपने चप्पलें घिसा लेता है, यहां तक कि उसके तलवे घिस जाते हैं, तो उसको भी मिलती है तो सिर्फ तारीख, तारीख पर तारीख। ये सिस्टम है आज की डेट में, पर लेकिन जस्टिस नहीं मिलता। तो ये भी एक काफी बड़ा आप लोगों को यहां पर फंडा देखने को मिलेगा, जिसके चलते लोग जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहां पर इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है, और इसके ऊपर जो आर्टिकल है वो मैं आप लोगों से अभी डिस्कस भी करूंगा। सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी बताया हेल्थ के बारे में, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो यहां पर कई सारे लोग तो ऐसे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर में, उसमें अपॉर्चुनिटी देखकर अपना बिजनेस बनाकर ले जाते हैं, पर लेकिन उसका सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है, बस उनकी जेबें गर्म हो जाती हैं। ऐसे दुनिया भर के केसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। हमारा देश जब से आजाद हुआ है, आप लोग पॉलिटिशियन की बेसिकली इनकम देखो, इनकम जो है उनका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है। क्या उतनी अच्छे से हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर में हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव किया है? क्या उतने अच्छे सिस्टम से हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया है? क्या उतने अच्छे सिस्टम से हम लोगों ने गरीबी को घटाया है? क्या उतने अच्छे सिस्टम से हम लोगों ने वुमेन को उनके अधिकार प्रोवाइड कराए हैं? अगर ये सारी चीजें देखोगे तो ये ना के बराबर सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब अगर पैसा नहीं है तो हमारा देश, दुनिया में इतना गरीब देश, वो इलेक्शन के टाइम पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला देश कैसे बन जाता है? यूएसए के अंदर जितना पैसा खर्च होता है, लगभग उतना ही या फिर उससे ज्यादा पैसा हम लोग अपने इलेक्शन में खर्च कर देते हैं। और ये तो तब है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद बोलता है कि लिमिटेड पैसा खर्च करना है। तो यहां से देखो, हमारे देश के अंदर में पैसा नहीं है,
तो आप लोग अंदाजा लगाओ कि पैसा तो है पर उस पैसे यानी कि उस रिसोर्सेज का एक सिस्टमेटिक वे में डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ आप लोगों को नजर नहीं आता है। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में देखने को मिलती है। और इसमें बहुत बड़ा रीजन क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि सरकार ने उनके लिए स्कीम चला रखी है, उनको ये चीजें मिलनी चाहिए। तो एजुकेशन मिले तो अगर यहाँ पर तो इंसान को वो चीजें समझ में भी आए, और वो चीजें समझ में आए तो वो अपना अधिकार भी मांगे, तो वो अपना अधिकार मांग ही नहीं पाता है तो कहां से बेसिकली वो चीजों को लेकर चल पाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सोसाइटी के अंदर में जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है, और ये ऐसे इश्यूज हैं अगर इनके ऊपर काम नहीं होगा तो सोसाइटी ऐसी दिखेगी जैसे आज दिख रही है 50 साल बाद भी। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा ऐसे लगा मुझे। ऐसे अब की बार थोड़े से मॉडरेट थे, थोड़े ठीक थे एज कंपेयर टू पहले वाला पेपर था जो लास्ट ईयर का, उसमें तो धुएं उड़ा रखे थे उन्होंने। ठीक है, तो बाकी आगे के पेपर आएंगे उनको भी देखेंगे, टेंशन मत लेना अच्छे से। और इसी के साथ में जो पेपर का प्रॉपर डिस्कशन होगा उसके लिए एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए वीडियो लाई जाएंगी। ठीक है, तो उनको आप लोग सब देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पेड बच्चों के लिए ही है, जो वहां पर पेड कोर्स का पार्ट नहीं है वो फ्री रखी जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा यहां पर उसको देख सके। पेड वाले सेक्शन में जाकर जो डेमो वाले लेक्चर होंगे उसमें आप लोगों को मिल जाएगी, जिसको भी अगर देखनी होगी तो। ठीक है, तो उनको आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चले, तो उसका पूरा एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें क्या बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बात कर रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से जो डेटा है हमारे देश के अंदर में इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि कई सारे देश की तो पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने पेंडिंग केस पड़े हुए हैं हमारे देश में। ठीक है, तो यहां पर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो कि यहां पर इस डेटा को अपडेट करता हुआ रखेगा और सबके सामने ये डेटा निकल कर आएगा, तो यहां से हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और उसी से रिलेटेड यहां पर ये चीजें आप लोगों के सामने है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आप लोग बोल सकते हैं सिस्टम क्रिएट करने की बात की जा रही है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज आज की डेट में दे रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, आप लोग टेस्ट सीरीज जब भी देते रहो तो एटलीस्ट आप लोग उस टेस्ट सीरीज का प्रॉपर एनालिसिस किया करो और देखा करो कौन से सब्जेक्ट में कितने कम नंबर आप लोग के आ रहे हैं, उसको अपने सामने डेटा को रखते रहो और फिर उसी सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना आप लोग स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, इससे आप लोग अपनी चीजों को काफी अच्छे से समझ पाओगे। तो आप लोगों के सामने डेटा होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करने जा रहा है, वो डेटा अपने सामने रखने जा रहा है और दुनिया के सामने भी रखने जा रहा है। वो आप लोग जब वो नंबर आएंगे ना वो दीवार पर चिपकाओगे और कोई आप लोगों का दोस्त पुराना आप लोगों का घर वाला कोई आप लोगों से मिलने आएगा और वो उसको देखेगा, आप लोगों को शर्म आएगी, तो आप लोग थोड़ा सा जलालत फील करोगे, तो फिर आप लोग पढ़ने बैठोगे थोड़ा सा और सीरियस होगे। क्योंकि जिंदगी जितनी मजे में चलती है ना, इतना इंसान को लगता रहता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, घर से प्रॉपर टाइम पर पैसे आ जा रहे हैं और उसको ठीक है खर्च कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद में अगले महीने आ जा रहे हैं, ये पता ही नहीं चल रहा है कि महीने दर महीने कैसे निकल जा रहे हैं। जिस इंसान को अपने टाइम का पता नहीं चल रहा है कि महीने दर महीने कैसे निकल जा रहे हैं, उसको एक दिन भी जिंदगी में से निकल जाए कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। आज का दिन चला गया कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, कल का चला गया कोई बात नहीं है, इसकी बात कोई नहीं है, बहुत बड़ी बात हो रही है भाई साहब। आपको तो यही नहीं पता है कि आप लोग की जिंदगी में चल क्या रहा है। तो अगर कोई ऐसी कैटेगरी में आ रहा है उसके लिए तो सख्त हिदायत है कि बैठकर सोच लो या फिर ये जो काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है अगर इस तरह की टेंडेंसी में आप लोग लगे हुए हैं। सीरियस लोग जो हैं वो झंडा उठाकर ले जाएंगे, अगर आप लोग रहोगे तो डंडा भी नहीं मिलेगा, झंडा तो दूर की बात है। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। अभी मैंने एक आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किया था ई कोर्ट के बारे में, तो यहां पर ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है यहां पर इसमें सारा फोकस कहां पर जा रहा है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे ई कोर्ट अगर यहां पर बन रहे हैं हमारे देश के अंदर में, अगर ये थोड़ा पुराना डेटा है तो और भी ज्यादा बढ़ गए होंगे। 2.7 करोड़ पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, वो भी सबऑर्डिनेट यानी कि नीचे वाले कोर्टों के अंदर में। 43% केस तो ऐसे हैं जहां पर 2 साल से भी ज्यादा लोग जो हैं वो यहां पर बेसिकली क्या पड़े हुए हैं, 2 साल से भी ज्यादा लोग जेल में पड़े हुए हैं। इसलिए जेल जो है हमारे देश की भरी रहती है। अब इनको कंप्यूटराइज करने की बात की जा रही है और ई सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। ई सर्विस जैसे कि इंटरनेट के थ्रू सर्विस, ये जो लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं ना ये इंटरनेट के थ्रू चल रहे हैं। आपके घर वालों ने पैसा खर्च कर आप लोगों को मोबाइल दे दिया इसलिए आप लोग ये सुन पा रहे हैं, उसके अंदर में आप लोगों ने रिचार्ज करवाया इसलिए आप लोग इसको सुन पा रहे हैं। तो ये जो चीज आप लोगों को मिल रही है यहाँ पर ये इंटरनेट के थ्रू मिल रही है और आप लोग के मम्मी पापा की बदौलत मिल रही है। तो ये सारी की सारी जो है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं एक तरीके सुप्रीम कोर्ट की कि लोगों तक ये चीजें पहुंचे। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए जो मेन अचीवमेंट है कि 92% कोर्ट को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है यहां पर। और यहां पर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है उसके साथ में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 500 से भी ज्यादा कोर्ट जहां पर 347 जेल है
उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अब चीजों को निपटारा जा रहा है। वरना पहले क्या होता था, उस भाई साहब को बैठाओ, दामादों की तरह बैठकर उसको गाड़ी में उसको जेल के अंदर लेकर आओ और फिर उसको जज के सामने प्रस्तुत किया करो। उसके बाद में चीजें आगे बढ़ती थी, पता चला बीच में कहीं गोलीबारी हो गई, 2-4 पुलिस वालों की भी घायल हो गई, जान चली गई और वो तो मारा गया। तो ये कंडीशन आप लोगों को दिल्ली के अंदर भी कोर्ट के अंदर देखने को मिले, और तो मैं कहां बोल दूं, मतलब हमारे देश के अंदर में जो बेसिकली कैपिटल है उसके अंदर में भी यहां पर कई बार गोली चलती है मुजरिमों के ऊपर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बंद हो जाती हैं अगर हम लोग इस तरीके से अपने ऑनलाइन कोर्ट चलाते हैं। बाहर निकल के नहीं आएगा इंसान जेल में जाकर कोई गोली मारने से रहा। इसी के साथ में केस स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन तो ऑनलाइन एसएमएस के थ्रू यहां पर चीजों का पता चल जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है हर एक इंसान को, किसी पार्टी को, किसी लॉयर को। नेशनल जो यहां पर जुडिशियल डेटा ग्रिड है उसके साथ में कनेक्ट कर ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो जस्टिस के लिए हम लोग कई बार बातें बोलते हैं कि यार जस्टिस कुछ नहीं हो रहा है, जस्टिस ये हो रहा है, उसी जस्टिस के थ्रू हम उसी सिस्टम के थ्रू अब हम लोग जस्टिस को एक अचीवेबल सिस्टम के अंदर में लेकर आ जाते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा फोकस अगर दिया जाना चाहिए तो वो दिया जाना चाहिए उन स्टेट के पास में जिनके पास में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और केसेस दुनिया भर के पड़े हुए हैं, पर लेकिन सिस्टमेटिक वे में उसका इलाज नहीं हो रहा है। तो सिविल केस है 4.5 और क्रिमिनल केस है 20। ये एक क्वेश्चन पूछा गया अभी एक स्टेट फीसेस के अंदर में, और नॉर्मली आप लोग ध्यान रखना शायद ही कोई इस तरीके के आप लोगों को चीज देखने को मिलती है, बहुत कम ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जहां पर क्रिमिनल केस जो है वो कम है और सिविल केस ज्यादा है। जैसे यहां पर देखो उत्तर प्रदेश के अंदर में ये लगभग 4 गुना है, बिहार के अंदर में लगभग आप लोगों को 4 गुना देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र के अंदर में थोड़ा सा कम है, यहां पर सिविल केस ज्यादा है। दिल्ली के अंदर में आप लोग देख लीजिए खुद, यहां पर दिल्ली के अंदर में यहां पर 60,000 है, ये लगभग 2.3 लाख है। कर्नाटका के अंदर में सिविल केस जो है वो ज्यादा है, क्रिमिनल कम है। तमिलनाडु के अंदर में सिविल केस ज्यादा है। जहां पर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा आप लोगों को ठीक देखने को मिलेगा, वहां पर सिविल केस आप लोगों को ज्यादा नजर आएंगे एज कंपेयर टू क्रिमिनल सिस्टम के बारे में। गुजरात के अंदर में भी यहां पर सिविल केस ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रिमिनल। और रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर आप लोग बात करेंगे, और एवरेज रेस्ट ऑफ इंडिया में ही आप लोगों को देखने को मिला था, जो क्वेश्चन भी आप लोगों से बनता है कि सिविल केस जो है वो कम देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल केस ज्यादा आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि सिविल केस ऑल इंडिया पर 18 लाख के करीब है, जबकि क्रिमिनल केस जो है यहां पर 44 लाख के करीब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा डेटा जो है, ये सारी की सारी फिगर जो है ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के ऊपर में अपडेट की जा रही है। और इससे फायदा क्या हो रहा है, इसको मैं भी देख सकता हूं, इसको आप लोग भी देख सकते हैं। और जब दुनिया के सामने और जनता के सामने डेटा निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बोला कि रूम में अपने मार्क्स लगा लिया करो, ताकि दूसरे दिन में 2-4 वर्ष उसके ऊपर नजर पड़े और लगे कि नहीं अभी बहुत बाकी है। ठीक है, वो नहीं कहते कि मांझी मूवी के अंदर में, ठीक है, अभी रास्ता अभी बाकी है, कह रहा है बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो हमार तो वो वाली फीलिंग फिर आप लोगों के अंदर आएगी। तो जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि तब उसके बारे में आप लोग थोड़ा समझे और उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये जो प्रोजेक्ट है ना नेशनल जुडिशियल, ये सारा सिस्टम जब स्टार्ट किया गया, सबसे पहले बोला गया था कि हम देश के अंदर में ई कोर्ट सिस्टम लेकर आएंगे, और इंटीग्रेटेड ये मिशन मोड प्रोजेक्ट हमारे देश के अंदर में स्टार्ट किया गया, जिसके चलते हम लोग 2015 से ही इसके पीछे लगे हुए थे और अब हम लोग काफी कुछ यहां पर अचीव कर चुके हैं। तो यहां पर ये सारी जो ये सिस्टम है, मॉनिटरिंग, पेंडिंग केसेस, सारी चीजें ये हाई कोर्ट के अंदर में, और सबोर्डिनेट यानी कि जो उसके नीचे वाला कोर्ट है वहां पर भी आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। इसमें जो डेटा है वो आप लोगों को नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल के बाद में स्टेट लगाओ, ठीक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंडिविजुअल लेवल के जो कोर्ट है नीचे, उसका सबका ब्यूरो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। करेंटली हमारे देश के अंदर में जो एक तरीके से जो लिटिगेंट्स हैं बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं स्टेटस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ये 23 करोड़ के करीब केसेस आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से, जिसमें यहाँ पर कई सारे जजमेंट भी इंक्लूड हैं। तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन दिखने को मिल जाएगा। अब से पहले कोर्ट जो था वो थोड़ा सा बंद हुआ करता था, कोर्ट की 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा है वो दुनिया को ज्यादा पता नहीं रहता था। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम केस जो है उनकी आप लोगों को प्रोसीडिंग भी मिल जाएगी, जो खासकर सिविल है। कोई ऐसा केस है जिसमें प्राइवेसी का हनन हो रहा है उसकी तो अलग बात है, वरना आप लोगों को इस तरीके से जैसे लोकसभा और राज्यसभा कि आप लोगों को बेसिकली सारी जो प्रोसीडिंग चलती है उसको आप लोग ऑनलाइन देख सकते हो और फिर यहाँ पर समझ सकते हो। तो इससे आप लोगों को बिल्कुल कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती होगी, अच्छा पार्लियामेंट में कैसे काम चल रहा है, कौन सा ऐसा नेता है जो सही से बातें कर रहा है, कौन सा ऐसा बदतमीजी काट रहा है। तो आप लोगों के अंदर एक सेंस आती है यहाँ पर उसको लेकर कि हाँ यार रेस्पॉन्सिबल पर्सन पहुंचना चाहिए वहां पर, ये तो वरना बदतमीजी काटेगा, तो वाली फीलिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि वहां पढ़ा लिखा एक ठीक इंसान जाए जो कि एक तर्क वितर्क कर सके और ऐसी बातें रख सके जिससे कि सोसाइटी के अंदर में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आए। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जब जुडिशरी के केसेस यहाँ पर
सुनेंगे तो उसके बारे में लोग एटलीस्ट डिबेट डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर एडिटोरियल के अंदर में आर्टिकल लिखे जाएंगे, और उसके ऊपर जब ऐसी चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम यानी कि जस्टिस सिस्टम भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। और जब ये चीजें इंप्रूव होंगी तो जो दान धर्म वाली चीज है वो देश के अंदर में कम होती नजर आएंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हालांकि जो रिपोर्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो रिपोर्ट अब यहाँ पर पब्लिश नहीं होती है। आप लोग देखो केसेस कितने कितने हैं, इसका डेटा दुनिया के सामने रख दिया गया है, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट को भी जाकर विजिट करोगे। जब ये काम 2015 में स्टार्ट किया गया तो 2018 में यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसको आप लोग विश्व बैंक भी बेसिकली बोलते हो, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर यहाँ पर NJDC यानी कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड हमारे देश का, ये इसको काफी लार्ज स्केल पर ये प्रेज किया गया, यानी कि इसकी बड़ाई की गई कि वाह क्या काम कर दिया है, क्योंकि इस सिस्टम के यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिला तो 2018 में इसके बारे में जो रिपोर्ट पब्लिश की गई उसमें इसका जिक्र किया गया कि इससे जो केसेस हैं उनको ढंग से मैनेज किया जा सकेगा और ईज रहेगी यहाँ पर चीजों को इन्फोर्स करने में। तो ये क्या है, ये दुनिया के सामने अब चीजें निकल कर आ रही हैं और इस तरीके से हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इससे पॉजिटिव साइड ये निकल कर आती है कि हाँ सही डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि केस की ट्रैकिंग यहाँ पर की जा सकती है जो काफी आसान रहेगा। डेटा सेंट्रलाइज हो गया पूरे देश के अंदर में, जहां जो केसेस हैं वो सारे बताया ना मैंने अभी, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट, सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कितने घट रहे हैं तो नॉर्मल जनता भी उसको बेसिकली परख पाएगी और इससे इफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नहीं यकीन आता है तो जो भी आप लोगों के टेस्ट में नंबर आते हैं जो भी आप लोगों के टेस्ट में नंबर आते हैं, अच्छे आए चाहे बुरे आए, उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मम्मी पापा को व्हाट्सएप कर दिया करो, अगर वो व्हाट्सएप चलाते हैं तो। ठीक है और फिर देखना अगले टेस्ट में नंबर अच्छे ना आ जाए तो मुझे बता देना। तो ये क्या है, इसको एक तरीके से अपने ऊपर प्रेशर डालने वाली बात होगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली बात होगी। तरीके बहुत हैं, बता दूंगा, पर इंप्लीमेंट कर लेना, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे अपनी इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ये मैं आप लोग क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई सारे बच्चे हैं वो मुझे बड़े अच्छे मेल करते हैं कि सर 2-3 दिन से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रही है या फिर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। सर बहुत दिनों से मेरे से बातें कर रहा था, अभी बात करनी बंद कर दिया, सर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लड़का और लड़की दोनों के मैसेज ऐसे देखने को मिलते हैं, जो फोन नहीं उठा रहा है ना उसका नंबर ब्लॉक कर दो, और ब्लॉक करने के बाद में 6 महीने के लिए गायब हो जाए इस दुनिया में से। अपने रूम और रूम से लाइब्रेरी, किसी इंसान की तरफ को मुंह उठाकर मत देखो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, घुटनों के बल चलकर आप लोगों के सामने, आप लोगों के घर पे ना आके बैठ गया वो इंसान, तो तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों ने उसको उसकी औकात तो दिखाई दी है, साथ में अपनी औकात बना दी है, उससे ऊपर उठ गई है आपकी औकात। तो ये चीजें कब होगी, ये चीजें तब होगी जब आप लोग अपने ऊपर फोकस देना स्टार्ट करोगे। तो यार जिंदगी में ना किसी इंसान को आप लोग बांध नहीं सकते, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी को बांधने की कोशिश करोगे ना आप लोग, तो आप लोग थोड़ी देर के लिए कर सकते हो, उसके ऊपर 24 घंटे सर्विलेंस थोड़ी ना रख लोगे। जो बदतमीजी काटनी होगी वो काटे गए। तो बांधने से अच्छा है कि एक दूसरे का ट्रस्ट बनाकर रखो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दो और एक दूसरे को मोटिवेट करो कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो चीजें हैं। और अगर इसमें सेट नहीं बैठ रहा है और आप लोग सोच रहे हो कि प्यार का पट्टा गले में डालकर चीजें आराम से चलती रहेंगी, तो ये कुत्ता काटेगा ही काटेगा। ठीक है, जिसमें सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगी, जिसमें आप कुत्ता, लड़के को नहीं बोल रहा हूं, ठीक है कभी यहां पर उसको गलत तरीके से लगा लो, लड़का है लड़की के लिए कुत्ता वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है बेसिकली कि वो एक ऐसी चीज होगी कि जिसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक अलग डायमेंशन की चीज है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और मोटिवेशन देखो, प्यार अपने आप रहेगा वहां पर। तो प्यार का कुत्ता कर रहा हूं मैं, प्यार वाले कुत्ते की बात कर रहा हूं, यानी कि प्यार वाला जो सिस्टम है उसमें ये चीजें पहले देखो उसके बाद में देखो। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का ग्राफ जो है वो पॉजिटिव बढ़ना चाहिए। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कई बार मेल आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं, तो देखता रहता हूं, तो फिर मैंने कहा क्या क्या बोलूं मैं, तो फिर लगता है कि चलो कभी कभी बीच बीच में थोड़ा बहुत जो है बता दिया जाए कि भैया कैसे जिंदगी को डील कर लो। क्योंकि एक ऐसी चीज है यार जो एक देखो, अगर ये ऐसा नहीं कि ये किसी इंसान को होता नहीं है, सारी हर एक इंसान इस लाइफ से गुजर के आता है। हर एक टीचर, हर एक पेरेंट्स, हर एक इंसान, दोस्त, सब निकल के आते हैं इस एज से। बस ये है कि कुछ संभल जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। जो संभल गए वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और जो बिखर गए वो भाई साहब जिंदगी को लिए घूम रहे हैं कि अब क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सारी चीजें यार सामने हैं यहाँ पर आप लोग की। अब आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है, बाकी समझदार हो, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के सामने, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। बात की जा रही, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जो मेन ऑब्जेक्टिव है ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड का।
बोला गया कि प्रोवाइड करता है इफिशिएंट और टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी। दूसरा कह रहा है कि डेवलप करता है इंस्टॉल इंप्लीमेंटेशन डिसीजन जो सपोर्ट है सिस्टम इन द कोर्ट। इसी के साथ में यहाँ पर ये एक तरीके से ऑटोमेट करता है प्रोसीजर प्रोवाइड कराने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर लोगों तक आसानी से पहुंच पाती है। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये एक पार्ट है ये ऑन गोइंग ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट NJDC का, जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2015 में। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है इस सिस्टम में मॉनिटरिंग करने के लिए पेंडिंग केसेस और कितने यहाँ पर डिस्पोजल हो चुका है हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट केस में। इसी के साथ में जो स्टेटिस्टिक है पेंडिंग ऑफ द नेशनल जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट और इंडिविजुअल, तो ये अवेलेबल रहेगा। एनीवन कैन विजिट द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल। पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट, तो कोई भी जाकर विजिट करो और जाकर देखो कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो बीच बीच में देखते रहा करो, कम से कम 4-5 महीने में कि भाई साहब घटे हैं या बढ़े हैं, ठीक है, तब कम से कम आप लोगों को पता रहेगा और आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका आंसर भी आप लोग दीजिए। तो ये तो आंसर इसका डी हो गया, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर भी आप लोग को डी देखने को मिलेगा। डी नहीं है, सी है। अगर इसमें नोट लगा देते तो यहाँ पर आप लोग का आंसर जो है वो सीधा का सीधा डी हो जाता, ठीक है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अंदर में देखो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो गया, उसके पीछे रीजन क्या था? एक तो आप लोगों को सारी बेसिक चीजें बता दी, दूसरा आप लोग का एसए का एक टॉपिक भी मैंने डिस्कस कर दिया थोड़ा सा डिटेल में। तो ये आप लोग अगर निबंध लिखने के लिए अगर आज मैं आप लोग को दूं इसके ऊपर, तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि अच्छा इसको किस तरीके से डील किया जा सकता है, ठीक है। एक बेसिक टाइमलाइन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी कि कैसे कैसे आप लोग निबंध लिख सकते हैं। ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि माँ के पेट से सीखकर कोई नहीं आता है। डरना नहीं है चीज़ों को लेकर, ट्राई करना स्टार्ट करोगे तो आप लोग कुछ दिनों में अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट पाओगे। पर इंप्रूवमेंट उसी के अंदर में होगा जो पंक्चुअलिटी के साथ में चलेगा। जो पंक्चुअलिटी के साथ में नहीं चलेगा उसके अंदर में बिल्कुल कतई भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना। कैसा लगा आर्टिकल इसके बारे में एक कमेंट छोड़कर जरूर जाना, ठीक है। बताना जरूर, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ओके। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, उसके बाद में इस आर्टिकल को आगे बढ़ाना है। आप लोगों को ये बताना है कि पेटेंट, पेसेंट और पेशेंस, इन तीनों की स्पेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। एक बच्चा एक दिन मुझे लिख रहा था मेल, बेसिकली कह रहा है कि सर इंग्लिश के कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उनमें से ये भी थे। तो देखता हूँ कौन इसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही बता पाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखी हुई है उसको मत देखना, खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है। क्योंकि ऐसे शब्द हैं जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और इसको देखकर मुझे कई बार लगता है कि जो इंग्लिश है ना वो बहुत गरीब लैंग्वेज है। हमारी हिंदी में इतने सारे शब्द हैं, हमारी हिंदी में कई कई शब्द आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, पर इंग्लिश जो है वो गरीब लैंग्वेज है। क्योंकि कुछ भी करना हो 26 शब्दों के इर्द गिर्द इनको अपनी जिंदगी घुमानी है, ठीक है। हिंदी में टोटल कितने होते हैं बताइए जरा जाकर सर्च करना एक बार, वरना कई बार मजाक उड़ जाती है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे मजाक उड़ा देंगे फिर, अरे भैया ये भी नहीं पता यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ दो तुमसे ना हो पाएगा ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है वो है पेशेंट के बारे में। PATIENT, पेशेंट यानी कि मरीज, मरीज के अधिकार और उनको जो एक्सेस ऑफ ड्रग यानी कि जो उनको दवाइयाँ मिलती हैं वो हार्ट यानी कि उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है पेटेंट रूल के अंदर में, पेटेंट यानी कि जो पेटेंट लिया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर में, तो उसके रूल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यानी कि अगर पेटेंट के जो रूल हैं उनको चेंज किया गया तो यहाँ पर पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इसी के चलते अभी यहाँ पर ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं और उसी का एनालिसिस यहाँ पर किया जा रहा है। कई सारे जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी हैं, एकेडमिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, उन्होंने कंसर्न जारी किया है यहाँ पर बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को, कि यहाँ पर ये लोगों के अधिकारों को हर्ट करने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब दिक्कत क्या है इसके अंदर में, वो दिक्कत मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो दिक्कत एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ी सी वैसी चीजें आप लोगों को बता देता हूँ जो कि जर्नलिस्टिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कोविड-19 के टाइम पर ये पेटेंट और पेशेंस वाला मुद्दा बहुत बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत सारे पेशेंट थे यानी कि मरीज थे। तो उस टाइम पर जो मरीज थे यहाँ पर उनको दवाइयों की जरूरत थी यानी कि मेडिसिन की जरूरत थी। तो यहाँ पर मेडिसिन का किसी पर्टिकुलर कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपना पैसा लगाकर उन्होंने एक पर्टिकुलर मेडिसिन बना ली। मान लीजिए उस मेडिसिन का नाम है कोविशील्ड।
या फिर कोवैक्सीन आप लोग लगा लो। तो ये जो मेडिसिन यहाँ पर बनाई गई, अब इन मेडिसिन को किसी पर्टिकुलर ऐसे इंसान को लगना है जो कि बीमार है पर उसके पास में पैसा नहीं है, तो क्या उसको दवाइयाँ नहीं मिलेगी? तो यहाँ पर कई बार सिस्टम क्या रहता है, ये जो पेटेंट होते हैं ना, ये कई बार जो है गरीबों के अधिकारों के आड़े आ जाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ जाती है। और जो सरकारें हैं उनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं होते, या फिर बोलो कि वो रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल नहीं करना जानते या करना चाहते, जिसकी वजह से और दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा सा मुद्दा है सोसाइटी के अंदर में, प्यारा नेगेटिव सेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने जवान मूवी देखी हो तो उसमें ये चीज़ें बखूबी दिखाई गई है कि क्या हालत रहती है आज के डेट में हॉस्पिटल के अंदर में। इवन अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में आप लोग जाओगे तो बदतर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, इंसान सरकारी डॉक्टर बनना पसंद करता है पर सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना पसंद नहीं करता है। ये बहुत ही बुरी दुर्गति एक तरीके से देश की आप लोग बोल सकते हैं, जिसके ऊपर काम करना जरूरी है यार। अभी जो पूरा खेल है इस आर्टिकल का, वो समझने के लिए आप लोगों को पहले यहाँ पर पेटेंट समझना पड़ेगा। पेटेंट क्या है, जब आप लोग पेटेंट समझ जाएंगे तो आगे मुद्दा क्या है आप लोग वो भी समझ पाएंगे। पेटेंट क्या होता है, ये एक तरीका अधिकार होता है। आप लोगों ने अपना टाइम लगाया और टाइम लगाने के बाद में आप लोगों ने एक ऐसी घड़ी बना दी, एक ऐसी वॉच बना दी जो मिस्टर इंडिया मूवी में आप लोगों ने देखी। मिस्टर इंडिया मूवी देखी है, किस किसी ने देखी है? काफ़ी पुरानी मूवी है अनिल कपूर की। वो घड़ी ऐसी थी कि जो भी उस इंसान को पहनता था तो उससे गायब हो जाता था, ठीक है। अब मान लीजिए उस पर्टिकुलर पर्सन ने जिसने वो घड़ी बनाई है, अब भाई साहब उसने बुद्धि तो लगाई है, तो वो एक तरीके से वो उस घड़ी को बनाने के प्रोसीजर के ऊपर पेटेंट करा लेगा। यानी कि इस प्रोसीजर से जो घड़ी बनाई जाती है वो मैं बनाऊंगा या फिर मेरी कंपनी बनाएगी। अगर कोई और इस प्रोसीजर को चोरी कर कर ये घड़ी बनाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने कॉपी किया है, ना कि ये उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है। एक तो वो प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों को माँ बाप से मिलती है कि घर, जमीन, जायदाद, वो सारी चीजें आप लोग जिसके पीछे परेशान रहते हो। दूसरी प्रॉपर्टी है आप लोगों की बौद्धिक प्रॉपर्टी, यानी कि बुद्धि को अप्लाई कर कर आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज बना दी जो कि आज की डेट में दुनिया में किसी ने नहीं बनाई। तो आप लोगों ने उसका पेटेंट ले लिया कि भाई साहब ये मेरी बौद्धिक प्रॉपर्टी है। अब उस बौद्धिक प्रॉपर्टी को आप लोगों ने जैसे पेटेंट लिया, तो ये जो पेटेंट लेने की प्रक्रिया है, पहले आप लोगों को मैं वो बताता हूं जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग को लगा कि यार ये मेरी बौद्धिक प्रॉपर्टी है, आप लोग जाते हैं और यहाँ पर अपना पेटेंट फाइल करते हैं। पेटेंट फाइल करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ता है। हमारे देश के अंदर में जो ये पर्टिकुलर सेंटर है ये है कोलकाता के अंदर में। कोलकाता के अंदर में यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर में आप लोगों को ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, ये जो नाम बोल रहा हूं ना ये ध्यान से सुनना, आगे पूरा खेला है वो इसी के ऊपर खेला जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट है वो यहाँ पर आप लोगों का जो पेटेंट होगा उसको एनालिसिस करेगा और उसके बाद में देखेगा कि हाँ सही बोल रहे हो भाई साहब, बिल्कुल सही बुद्धि का इस्तेमाल कर कर आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाया। अब तक किसी ने इस बुद्धि का इस्तेमाल कर कर गायब होने वाली घड़ी नहीं बनाई, तो आप लोगों को पेटेंट मिल जाएगा। अब आप जितनी घड़ी चाहे उतनी बना सकते हैं और इनको आराम से बेच सकते हैं। कमर्शियली आप लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको कोई गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी आप लोगों को पावर मिल चुकी है। अगर कोई करता है इसका गलत इस्तेमाल तो आप लोग उसको कोर्ट में खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए कानून है हमारे देश के अंदर में जिसको बोलते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट। ये जो एक्ट है ये है 1970 का। मतलब समझ में आ गया यहां तक का। अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये हमारे देश के अंदर एक्ट है, यानी कि हम अपने देश के अंदर में कुछ प्रोविजन हम लोगों ने बना रखे हैं, पर लेकिन इस धरती पर हमारा अकेला देश नहीं है। अब सोचो कि ये गायब होने वाली घड़ी हम लोगों ने अपने देश में बना ली, पर बाद में पता चला यार कोई बंदा है पाकिस्तान में बैठा है, उसने ऑलरेडी बना रखी है। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर कम से कम नाम तो अच्छे से देश का ले लेते, जो लगे कुछ बना लेगा वो कुछ नहीं कर सकते, वो बस बॉर्डर की एक साइड से गड्ढा खोद के हमारी साइड में आ सकते हैं। चलिए दूसरे देश का नाम ले लेते हैं, अब आप लोग उसका एक्सेप्ट भी कर लेंगे। दूसरा है जापान। जापान ने वो घड़ी जो है वो ऑलरेडी बना रखी थी। अब यहाँ पर जैसे पता चला इंडिया के अंदर में यार कोई पेटेंट लेने जा रहा है, जापान ने वो घड़ी और ऑलरेडी बना रखी है। तो जैसे ही ये इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर ये पेटेंट जो है जब एनालिसिस किया जाएगा तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये वाला पेटेंट जो है यहीं पर ही खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोई और इसका पेटेंट लिए बैठा है। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पेटेंट से रिलेटेड जो कानून है, जैसे एक तो होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नॉर्मली ट्राइब्स का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, किसमें? WTO में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इंटरनेशनल लेवल पर
इंडिया इसका मेंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जो भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर चेक की जा रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है वो सिग्नेटरी भी है किसका, वो है पेरिस कन्वेंशन का। जो पेरिस कन्वेंशन है वो भी यहाँ पर इसी से रिलेटेड है, जो कि ट्रेड और पेटेंट से रिलेटेड है। और इसी के साथ में पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी जो कि साइन की गई थी 1998 में, यहाँ पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इससे भी इंडिया कनेक्टेड है। और इसी के साथ में यहाँ पर बुदापेस्ट ट्रीटी है 2001 की, इंडिया उससे भी कनेक्टेड है। सारी चीजें रटनी नहीं है, बस एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये कानून है पेटेंट के, जिसके बेस पर चेक कर कर हम लोग इसको देखेंगे। अपने देश के अंदर में कुछ ऐसा सिस्टम हम लोग लेकर आएंगे ताकि कोई भी चीज का हनन न हो। उदाहरण के तौर पर एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने देखा रिसेंटली, अभी मैंने आप लोगों को हमारे देश के अंदर में जो दवाइयां हैं उनको हम लोग डिजिटल फॉर्म में, खासकर जो औषधि हैं, खासकर आयुर्वेदा के अंदर में, उनको हम लोग डिजिटल फॉर्म में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने हैं ताकि दुनिया भर में कोई भी अगर उसका पेटेंट लेने की कोशिश करे तो उसको हम लोग रोक सके और बोले कि भाई साहब ये चीजें हमारे यहाँ पर हजारों सालों से हो रही है, तुमने कोई बुद्धि का विकास नहीं किया है, ठीक है, तो ये तुम्हारी बुद्धि का कोई अवतार नहीं है जो तुमने प्रस्तुत किया है, ये ऑलरेडी दुनिया में यहाँ पर है, हजारों साल से हमारे यहाँ पर। उदाहरण चल रहा है, जैसे हल्दी का उदाहरण मैंने दिया, किसी ने बोला हल्दी के अंदर में ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैंसर को ट्रीट कर देती है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो पेटेंट नहीं दिया जाएगा अगर हम उसके लिए अपोज करेंगे और हम लोग बताएंगे कि यार ये डेटा है, आप लोग इस पेटेंट को नहीं दे सकते हैं। हमारे देश के अंदर में आप लोग याद रखिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट कमेटी थी पेटेंट के बारे में जब बात की जा रही तो इससे रिलेटेड एक कमेटी का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इसका नाम था यहाँ पर अयंगार कमेटी। अयंगार कमेटी जो थी यहाँ पर, ये जस्टिस एन राजगोपाल अयंगार जो थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। तो उसके बेस पर हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पेटेंट से रिलेटेड कई सारे रिकमेंडेशन जो है वो इंप्लीमेंट होती यहाँ पर नजर आई। तो ये सारी कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई, ये पेटेंट के बारे में बता दी। इतना तसल्ली में पेटेंट के बारे में क्यों बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि अब यहां से आगे जो आर्टिकल चलने वाला है वो इसी पर्टिकुलर मुद्दे पर यहां पर पहुंचने वाला है। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग एक ऐसी घड़ी बनाते हैं जो कि आप लोग बांधते गायब हो जाते हैं, आप लोगों ने उसका पेटेंट ले लिया, पेटेंट लेने आप लोग किसके पास में गए, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट। अब ये जो टर्म मैंने बोला था ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट, अब इसके ऊपर पूरा आर्टिकल घूमेगा। वो कैसे, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसी की वजह से यहां पर ये न्यूज में है, तो उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा अच्छे से। इसके बारे में एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। मतलब जो अभी ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल लाया गया 2023 का, इसको लेकर क्या क्या मुद्दे हैं वो यहां से आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पॉइंट नंबर 1 अगर मैं बोलूं यहां पर, इसमें बोला गया है प्री ग्रांट अपोजिशन। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को, ये बिल्कुल ऐसे समझिए, आप लोगों को मैंने याद होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है हमारे देश के अंदर में, तो यहां पर मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनाना चाहता है आज की डेट में एक नेशनल पार्क के अंदर में, हालांकि अलाउ नहीं है, मतलब जंगल के अंदर में लगा लो आप लोग, वहां पर जाकर लगा लेते हैं। तो इन्वायरमेंट असेसमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट असेसमेंट के लिए सरकार ने बोला कि पहले इसको फैक्ट्री लगा लेने दो, उसके बाद में इन्वायरमेंट असेसमेंट कर लेना। तो उसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, यार ये जब लगा ही लेगा फिर क्या असेसमेंट करना है, अगर वो गलत भी पाया गया उसको हटाने की बात चली तो दोनों तरीके से नुकसान है कि वहां पर पेड़ पौधे भी घटेगा और ऊपर से उसने पैसा लगाया उसका भी नुकसान होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, ये ऐसा रूल निकाला जिसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पर। अभी यहाँ पर भी क्या है, ये प्री ग्रांट अपोजिशन, तो ये भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंट्रोलर जो है वो डिसाइड करेगा कि अगर कोई यहां पर अपोजिशन करता है जिसको प्री ग्रांट दिया गया है, तो वो उसको डिसमिस कर सकता है अपने लेवल पर। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेटेंट आ गया फालतू का जिसका कोई सर नहीं पैर है ना, मतलब सर भी नहीं है पैर भी नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। मान लो कोई ऐसी दवाई आ गई जो कि बहुत ही बेकार है, उससे ऑलरेडी अच्छी दवाई जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। अब यहां पर उसको ऑलरेडी क्या किया, उसको प्री ग्रांट दे दिया, बेसिकली पहले से उसको ग्रांट परमिशन दे दी। अब उसको अपोज करने के लिए भी लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है। मतलब आप लोग पहले तो यही सोचो कि कितने सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे अपोज करने के लिए, बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होंगे। अगर कोई अपोज करने भी जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए आप लोग अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। पहले अपोज करने के लिए मान लीजिए टाइम जो था वो 3 महीने था, आप लोग उसको घटाकर 2 महीने यहां पर रख दे रहे हो।
ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं कंप्लेंट फाइल करने का भी, अपोज करने का भी, ये सारा का सारा जो टाइम है वो रिड्यूस कर दिया और पावर जो है वो कंट्रोलर जो है यहाँ पर बेसिकली जो इस पर्टिकुलर मुद्दे की उसके हाथ में दे दी कि वो किसको ऑफर कर सकता है और किसका डिसमिस कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो उसके चलते इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक तरीके से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होती थी, उसमें जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उसी तरीके से कंट्रोलर जनरल को आप लोग बना रहे हो कि जो करेगा कंट्रोलर जनरल ही करेगा। तो ये काफी गलत बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या निकल कर आता है यहाँ पर, ये बोला कि रिड्यूस कर दी टाइम लिमिट टू फाइलिंग द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है, उसका एग्जामिनेशन कराना है, ठीक है। तो करेंटली वो जो ड्यूरेशन है वो 48 थी, अब उसको घटाकर भी यहाँ पर 31 मंथ कर दी इन्होंने, यानी कि 48 मंथ थी, अब उसको 31 मंथ कर दी। तो इससे क्या होगा, इससे और हेफाजत वे में चीजें देखने को मिलेगी, क्वालिटी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा और सिस्टमेटिक वे में वो चीजें उस तरीके से नहीं आ पाएंगी जिस तरीके से वो आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर तीसरे नंबर की, वो है अगर कोई यहाँ पर स्टेटमेंट आती है रिगार्डिंग द ग्रांटिंग द पेटेंट कोई यहाँ पर फॉरेन एप्लीकेशन से, तो इसमें भी यहाँ पर कंट्रोलर जो बेसिकली कंट्रोलर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस चीज को देखेगा। तो यहाँ पर ओनली 2 महीने के टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। तो विद इन 2 मंथ जो है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आती है, तो इसका ड्यूरेशन पहले 6 मंथ था। मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है, वो कह रही है कि यार ये घड़ी बनाने का पेटेंट तो ऑलरेडी जापान के पास में है, तुमने ये पेटेंट कैसे दे दिया। तो यहाँ पर अब इंडिया के अंदर में जिस इंसान ने वो घड़ी बनाई थी, अब उस इंसान के पास में ओनली 2 महीने है प्रूफ करने के लिए कि हाँ यार ये जो पेटेंट है ये मेरा ही है और ये ओरिजिनल है और मैंने इसको बनाया है और उस वाली घड़ी से मेरे वाली घड़ी डिफरेंट है। पहले ये प्रूफ करने के लिए 6 महीने दिए जाते थे, इसको भी ड्यूरेशन को काफी कम कर दिया। इसी के साथ में मान लीजिए कुछ भी गलत सलत हो रहा है तो एनुअल एक रिपोर्ट आया करती थी जिसमें सारी चीजें जो है वो सिस्टमेटिक वे में रखनी पड़ती थी, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो करंटली अगर बात करें एट प्रेजेंट टाइम वो एक एनुअल रिपोर्ट होती है। आप लोग इसको ऐसे समझो, अगर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे को बोले कि यार तुमको हर 6 महीने में एग्जाम देना है, तो बच्चा क्या करेगा, हर 6 महीने अलर्ट हो जाएगा, बैठ के पढ़ाई करेगा क्योंकि एग्जाम देना है, तो अच्छे से एग्जाम देकर आएगा 6 महीने में 2 बार। उसको बोल दो कि यार चलो 6 महीने में नहीं, तेरा एग्जाम ना 1 साल में करवाएंगे एक बार, अब वो जितना सीरियस था उससे कम सीरियस हो जाएगा। इसको बोल दो कि तेरा एग्जाम 3 साल में एक बार कराएंगे, अब क्या होगा उसका, वो तो बोलेगा पढ़ाई की जरूरत ही क्या है। तो यही कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। जो एनुअल रिपोर्ट आया करती थी उसमें जो भी कमियां खामियां हुआ करती थी पेटेंट सिस्टम के अंदर में, वो सारी सुधारनी पड़ती थी। क्यों, क्योंकि साल के अंत में आप लोगों को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अब उसको 3 साल कर दिया बढ़ाकर, तो ये और दिक्कत यहां पर देखने को मिल गई कि यार तुमने तो बिल्कुल ही क्वालिटी डिक्रीज कर दी इन चीजों की। अब मान लीजिए कोई गलत पेटेंट यहां पर आ गया मार्केट के अंदर में, तो 3 साल तक वो अपनी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, तो यहां पर उसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं बिना कोई उस पर रोक टोक लगाए हुए। तो इसीलिए यहां पर ये क्या चल रहा है, इसलिए यहां पर इनका क्रिटिसिज्म चल रहा है कि यार तुम ये करना क्या चाह रहे हो। तो इसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है जो बेसिकली होनी चाहिए थी वो भी यहां पर खत्म होगी। तो चौथा पॉइंट आप लोग यहां पर क्या आ गया, ये आ गया एनुअल रिपोर्ट का। पहला प्री ग्रांट अपोजिशन, दूसरा टाइम लिमिट जो है रिड्यूस कर दी। फॉरेन से कोई आता है तो उसकी बेसिकली जो पहले 6 महीने थी वो 2 महीने कर दिया, उसको अपोज करने वाली बात, और एनुअल रिपोर्ट। तो ये अभी यहां पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इनका आप लोगों को यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर काम करने की बात यहां पर की जा रही है। अभी यहां पर इसको लेकर क्रिटिसाइज कैसे कैसे किया जा रहा है मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। जैसे कई सारी जो यहां पर अगर बात करें जो ऑथोरिटी है, खासकर जो मेडिकल साइड में आती है, वो यहां पर इसको लेकर इसलिए टेंशन में है कि सारी की सारी डिस्क्रिशनरी पावर जो है आप लोगों ने पेटेंट जो कंट्रोलर है उसके हाथ में पकड़ा दी। यानी कि वो डिसाइड करेगा कि इसको अप्रूव करना है या अप्रूव नहीं करना है। और यहां पर जो फाइल कर रहे हैं कि हाँ भाई साहब ये सही है, इसको ग्रांट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या फिर गलत हो रहा है, यहां पर कोई इसको अपोज कर रहे हैं, तो जो अपोज करने वाले हैं उनके लिए भी एक फी लगा दी। आज के दिन में फी नहीं है, मान लीजिए आप लोगों को ये पेटेंट पसंद नहीं आया और आप लोग चाहते हैं कि इसको अपोज किया जाए, तो आप लोग को एक फी देनी पड़ेगी, उसके बाद में आप लोग अपोज यहां पर कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा गलत चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे इंसान जो है उसका अपोज करने भी नहीं जाएंगे, तो मार्केट में जो है वो लो लेवल की आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिस तरीके से कई बार क्या होगा, अब यहां पर कोई अपोज नहीं करने जाएगा, किसी ने एक बार पेटेंट फाइल किया, उसने फिर से जाके पेटेंट फाइल कर लिया, इससे पेटेंट एवरग्रीनिंग भी देखने को मिलेगी। मतलब एवरग्रीनिंग मतलब एक बार ले लिया पेटेंट, कुछ ड्यूरेशन के बाद में फिर से उसको रिन्यू करवा लिया पेटेंट को। तो ऐसी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली अभी डिसीजन दिया था कि अगर पेटेंट एक बार करा लिया, फिर से पेटेंट अगर कराना है तो आप लोगों को पुराने वाले प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंज दिखाना पड़ेगा, तभी आप लोग उसका फिर से पेटेंट करा सकते हैं। कैंसर बनाने वाली नोवार्टिस कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना,
वो कंपनी थी जो कि कैंसर बनाने की दवाई 20 साल से भी ज़्यादा साल से बेच रही थी। अब उसका पेटेंट जो है वो खत्म हो रहा था। उन्होंने थोड़ा बहुत सोल्ट के अंदर में चेंज किया और बोला कि ये नई दवाई आ गई है, इसको भी पेटेंट दे दो आगे आने वाले 20 साल के लिए। कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, बोला कि जो तुम चेंज करके लेके आ रहे हो ना, ये हमें पसंद नहीं आए, आथू। तो उन्होंने क्या किया, उसको पेटेंट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। और वो अब सस्ती दवाई मिल रही है, जो पहले हजारों में दवाई मिला करती थी, अब नॉर्मल तरीके से लोगों को आसानी से वो मिल पा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मोनोपोली क्रिएट होने से बच जाती है एक कंपनी की, जो कि बार बार उसी को पेटेंट को एवरग्रीन कराने की कोशिश करती है, क्योंकि उससे हजारों करोड़ रुपए का फायदा उसको होता है अगर उसकी दवाई जो है वो मार्केट में कंटिन्यू रहती है उनकी रॉयल्टी के साथ में। तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें यहां पर ये निकल कर आती है। तो इसके चलते यहां पर एक तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, एक मार्केट में कंपटीशन बना रहेगा। अगर मार्केट में एवरग्रीनिंग पेटेंट होने लगा तो कंपटीशन कहां से बनेगा, और एवरग्रीनिंग पेटेंट अगर होने लगी, जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है हमारे देश के अंदर में वो है अफोर्डेबल मेडिसिन। अफोर्डेबल मेडिसिन कहां से निकाल कर लेकर आओगे? आज की डेट में मेडिकल टूरिज्म में इंडिया जो है वो काफी अच्छी पोजीशन पर है, यानी कि बाहर से लोग हमारे देश के अंदर में हेल्थ सर्विस लेने के लिए आते हैं। अगर अफोर्डेबल मेडिसिन हम लोग उनको प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे हैं, तो कौन हमारे देश में आज की डेट में कौन हमारे देश के अंदर में अपना इलाज करवाने आएगा? तो हमारी वो वाला सिस्टम भी कम होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी। उसी पर्टिकुलर पता नहीं कौन कैसी दवाइयां बना के बैठ गया, जेनरिक दवाइयां जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक में मिल नहीं पाएंगे, तो हर जगह यहां पर दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यही निकल कर आ रही है कि आप लोगों को इन चीजों के ऊपर फोकस देना चाहिए, ताकि चीजों को अच्छे से लेकर चला जा सके। और ये जो इस तरीके की पावर आपने ये एक तरीके से, यानी कई बार तो इसको रेड टेपिज्म के नाम से भी जानते हैं, कई बार इसको कहते हैं कि जैसे लाइसेंसिंग राज नहीं बोलते तो पुराने टाइम पर, तो वाली चीजें देखने को मिलती हैं। तो इनके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए ताकि इस तरीके की हरकतों को रोका जा सके। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे देश के अंदर में जो रूल और रेगुलेशन है उसके बारे में मैंने एक आइडिया सा आप लोगों को यहां पर पूरा दे दिया। अब आप लोगों को इसको लेकर मुझे लगता है कोई डाउट होना चाहिए। जितनी सारी बातें बोली हैं वो बाकायदा आप लोगों को लिखी हुई मिल जाएंगी राइटिंग फॉर्म में, आप लोग इनको देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या क्या है अपोजिशन वो भी सारी आप लोगों को लिखी हुई मिल जाएंगी, तो टेंशन कतई नहीं लेना। ठीक है, अब कई लोगों के पास में बुद्धि तो है नहीं, तो बुद्धि का विकास कर कर पेटेंट कैसे लेंगे? अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज निकल कर आती है। तो कोई बदतमीजी न काटे, उस बदतमीजी को रोकने के लिए भी पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर में जो चैप्टर 20 है यहां पर, उसके अंदर में पेनल्टीज के बारे में बात की जा रही है। मतलब सेक्शन 120, 121 और 122, अगर कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन यहां पर करता है एनी आर्टिकल की जो कि उसके द्वारा बेचा जाता है, और यहां पर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, तो यहां पर उसके ऊपर में 1 लाख रुपए तक का फाइन यहां पर, और इससे भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई फोल्स यूज करता है वर्ड पेटेंट ऑफिस, यानी कि अपने आप ही बेसिकली उस प्रोडक्ट को बनाया पेटेंट लेने और बोला कि पेटेंट ऑफिस से मुझे पेटेंट मिल चुका है, 6 महीने तक का जेल भी हो सकती है। अच्छा, 6 महीने तक का जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, यानी कि दोनों भी हो सकती है। मतलब बदतमीजी क्या है, पेटेंट मिला नहीं पर पेटेंट को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ में फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, झूठी बूढ़ी इन्फॉर्मेशन या फिर इस तरीके से फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोलर जो है बेसिकली उसको, तो अगर कोई ऐसी एक तरीके से डेटा को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा तो यहां पर उसको 10 लाख रुपए तक का फाइन यहां पर लग सकता है। ये सारे फाइन क्यों रखे गए, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि कोई जो है बदतमीजी की पराकाष्ठा पार न करे, जो रियलिटी में चीजें हैं वही यहां पर लेकर आए। तो इसकी वजह से यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। बाकी जो शब्द मैंने बोले थे, पेरिस कन्वेंशन हो गया, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी हो गया, बुदापेस्ट ट्रीटी हो गया, पेटेंट एवरग्रीनिंग हो गया, या कंपलसरी लाइसेंसिंग हो गया, ये सारी की सारी टर्म्स जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई है। अगर आप लोगों को कभी दिक्कत होगी यार जो पढ़ाया गया है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आराम से उठाकर आप लोग यहाँ पर इस जो पीडीएफ को उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर सारी की सारी चीजें, और कई बार मैच करने के लिए भी आते हैं ये, और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक आधा क्वेश्चन भी आप लोगों से इसके बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी जब भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके ट्रेड या फिर व्यापार के बारे में कोई बात करते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। सेटअप की गई थी 1995 में, रिप्लेस कर किसको, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि यहाँ पर मार्कस एग्रीमेंट के थ्रू बनाया गया था 1994 में। उरुग्वे राउंड हुआ 1986 से लेकर 1994 तक, उसके तहत यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का क्रिएशन किया गया। रीजन क्या था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रही थी इंटरनेशनल लेवल पर जो कि व्यापार को कंट्रोल करेगी, और व्यापार जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग चीजों को अगर अच्छे से लेकर चलते हैं, ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है ये इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन 2 नेशन, ये फिर ज्यादा देशों के बीच में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और नकोजी ओंकोजो अवेला, इसका नाम भी मैंने डिस्कस किया था कई बार आप लोगों से पर्सनैलिटी का। ये फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियल है जो कि यहाँ पर इसकी डायरेक्टर जनरल है।
करेंटली WTO के अंदर में 164 मेंबर है और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ठीक है। बाकी रिसेंटली अभी नया नया ताजा कौन जुड़ा है WTO में, ये आप लोगों को बताना है। अब ये छोटा सा बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है और ट्रेडमार्क क्या है। इनको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोग इनके बीच में डिफरेंस जो समझ सकें। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्क जो आप लोगों ने क्रिएट किया है, यहाँ पर जैसे कि ये पर्टिकुलर मटेरियल, ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, ये आप लोगों ने देखा होगा हर जो पर्टिकुलर, मैं एक मिनट दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कॉपीराइट @स्टडी लवर वीर, यानी कि जो ये कंटेंट है जो ये बनाया गया है, ये स्टडी लवर वीर की टीम के द्वारा आप लोगों के सामने लेकर आया जा रहा है। तो ये जो कंटेंट है यहाँ पर, ये SLV की टीम है जो कि आप लोगों के सामने लेकर आती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कंटेंट जो है ये क्या हो गया, ये कॉपीराइटेड कंटेंट हो गया। अगर बिना परमिशन के कोई यहाँ पर इस कंटेंट को यूज करता है, इस वीडियो को यूट्यूब से डाउनलोड कर यहाँ पर कहीं पर इसको अपलोड करता है, या फिर यहाँ पर इसका कोई भी पीस काट कर बिना परमिशन के अपने आप में इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर उसके ऊपर क्या हो सकता है, उसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली केस लगाया जा सकता है, या फिर उसका जो है वो यहाँ पर जहाँ पर इसको इस्तेमाल कर रहा है उसको डिलीट करवाया जा सकता है। कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटी की वीडियो जो थी यहाँ पर, वो अपने पेड कोर्स के अंदर में बेच रहे थे। जब यहाँ पर मुझे पता चला, कई सारे बच्चों ने यहाँ पर बताया, तो मैंने बोला कि यार जब ये ऑलरेडी फ्री प्रोवाइड करा रखी है, आप पेड क्यों बेच रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि चलो यूज ही कर रहे हैं चैनल पर, एक बार चलो फिर भी एक बार अपलोड कर लो तो समझ में आता है। हालांकि अलाउ तो वो भी नहीं है, अगर उसको रोका जाए तो वो आराम से रोका जा सकता है, चैनल को हटवाया जा सकता है 1 मिनट में यूट्यूब से। पर लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, एजुकेशन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यूज अगर कोई कर रहा है। पर लेकिन उसको बेच रहा है सामने वाला बंदा, मतलब मेहनत की गई यहाँ पर SLV की टीम के द्वारा, रिकॉर्ड किए गए लेक्चर हमारे द्वारा, हम अपना कंटेंट जो है प्रोवाइड करा रहे हैं और सामने वाला उठाकर उसको बेच रहा है। कई सारे लोगों ने तो करंट अफेयर की जो चीजें हैं उनको भी अपने कोर्सेज में प्रोवाइड कराया कि हाँ करंट अफेयर जो है ये टीचर पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पहले दिक्कत क्या होती है, लोग ना कई बार जैसे फेस दिखा के मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें दिक्कत ये रहती है कि वो आसानी से क्या कर लेते हैं, उसमें फेक कि हाँ ये तो हमारे यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा मुझे कह रहा है कि सर आप करंट अफेयर वहाँ पे ही पढ़ाते हो। मैंने कहा कहाँ पे पढ़ाते हैं, पता नहीं, एक छोटा सा कोई इंस्टीट्यूट था। तो मैंने कहा यार मुझे तो नाम भी आज ही सुनने को मिल रहा है। कह रहे कि सर आपके करंट अफेयर के लेक्चर चलते हैं वहाँ पेड क्लासेस के अंदर में। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है। तो ऐसी ऐसी हरकतें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि गलत है। तो पेटेंट क्या रहता है, कोई नया इन्वेंशन रहता है, जैसे मैंने बोला कि घड़ी बना ली आप लोगों ने। अब ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क है यहाँ पर ये लोगो, ये लोगो जो है इसका ट्रेडमार्क ले रखा है, जैसे SLV का ट्रेडमार्क है कि कोई भी देखेगा तो पहचान जाएगा कि स्टडी लवर का लोगो है यहाँ पर ये। तो कोई भी अगर इसको इस्तेमाल करेगा तो ये प्रॉपर्टी है स्टडी लवर की। क्यों? क्योंकि ये जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अगर कोई भी इसको अब इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा तो यहाँ पर उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये अगर आप लोग चीजों को जिस तरीके से ना, कोई चीज आपकी ऐसी है जो कि आप लोग की पहचान है, कोई इसको चुराने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग उसको रजिस्टर करा लो तो आसानी से, ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बड़ी ही एक तरीके से जरूरी होती हैं जब आप लोग चीजों को एक अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं। वरना मार्केट में दुनिया भर के डुप्लीकेट बन जाते हैं और फिर जो क्वालिटी एक पर्सन प्रोवाइड करा रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो नहीं, एक तरीके से उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करते हुए नजर आते हैं। इसी पैटर्न में आप लोग को GI टैग दिए जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ताकि उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क न लगा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो नोवार्टिस के बारे में ना आप लोगों से बात की थी, ये केस काफी लंबी बैटल चली यहाँ पर कोर्ट के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में आकर जो है 2013 में इसका जो क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया कि तुम इस पर्टिकुलर जो लाइसेंस को एवरग्रीन कैटेगरी में आप लोग लेकर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला द पेटेंट जो प्ली जो फेल है यहाँ पर इन द बोथ टेस्ट, जो भी यहाँ पर उनके द्वारा क्या किया गया था, बेसिकली ये जो दवाई थी उसको थोड़ा सा चेंज कर फिर से उसका पेटेंट लेना चाह रहे थे, क्योंकि पेटेंट अगर आ जाता है तो वो दवाई का जो प्राइस है वो काफी लार्ज स्केल पर आप लोग बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका दुनिया भर का आप लोग फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। तो आप लोग ये देखो, ये इंटरेस्टिंग देखो, पेटेंट के साथ में वो दवाई जो बेची जा रही है वो दवाई है $2,500 की लगभग, यानी कि 1,45,000 की। पर लेकिन जब यहाँ पर इसका वर्जन बन जाएगा तो ये दवाई कितने की हो जाएगी, ये दवाई 11,000 रुपए की हो जाएगी। यानी कि 1,45,000 की जो दवाई है, जेनरिक वर्जन बनकर इसका वो 45,000 नहीं, यहाँ पर 11,000 हो जाएगी, और वो है 1,45,000। तो ये कंडीशन क्या है, अगर उसको पेटेंट मिल जाता तो फिर से वो इस दवाई को लगभग $2.25 लाख की बेचते। पेटेंट हटने के बाद में अब ये जो दवाई है वो 11,000 की या फिर $200 की मार्केट में बेची जा रही है आराम से, और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक्चुअली में यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं।
तो 2000 का केस था यहाँ पर, केस तो काफ़ी लंबा था पर लेकिन 2011 में जाकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको क्लियर किया और रिजेक्ट कर दिया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है, समाज पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है। ठीक है, 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया है इट इज रिट्रेट इंडिया कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्राइब्स एग्रीमेंट। दूसरा बोला गया कि यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन एक नोडल एजेंसी है फॉर रेगुलेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया। सही आंसर यहां पर क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। तो ए, बी, सी या फिर डी में सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है यहाँ पर सी। तो ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, न्यूज में है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2019 में भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर पूछा गया इसी पर्टिकुलर बेसिकली टॉपिक से। बोला गया अकॉर्डिंग टू इंडिया पेटेंट्स एक्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसीजर टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड। यानी कि आप लोग अगर कोई बायोलॉजिकल प्रोसीजर का बेसिकली एक इस्तेमाल करते हुए यहां पर कोई सीड यानी कि कोई बीज अगर आप लोग बना लेते हो तो उसको पेटेंट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा बोला गया कि इंडिया के अंदर में देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड, यानी कि इसके लिए कोई प्रॉपर बोर्ड नहीं है। तीसरा बोला गया कि पेटेंट वेराइटी आर नॉट एलिजिबल, सॉरी प्लांट जो वेराइटी है अलग अलग तरीके नॉट एलिजिबल टू पेटेंटेड इन इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 3, 2, 3 या फिर 1, 2, 3। आंसर है यहाँ पर सी सही। मतलब हमारे देश के अंदर में बोर्ड है, बोर्ड ना हो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसीजर टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड। तो ये पेटेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नेचुरल चीजें होती हैं तो उससे आप लोग पेटेंट करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीज डाल सकते हैं और पता नहीं कौन कौन क्या क्या किस तरीके से कर देगा, तो ये गलत चीजें हो जाएगी, उस चीज को और बढ़ावा देगा और वो गलत इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, पेटेंट वेराइटी आर नॉट एलिजिबल टू द पेटेंट इन इंडिया, सॉरी प्लांट, फिर से पेटेंट बोलो, प्लांट की वेराइटी जो है वो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बोला गया। तो ये काफी नेचुरल तरीके की चीजें होती हैं तो इनको पेटेंट कराना सही भी नहीं होगा। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर और ये डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर आज के डेट में जो पेटेंट लेते हैं अलग अलग बिजनेसमैन जो है उसको रोकने के लिए जेनरिक कॉम्पिटिटर को, यानी कि कोई जेनरिक दवाई उसकी न बनाए, एक ऐसी औषधि जो कि मार्केट में सस्ते भाव में बेची जा सकती है वो न बना पाए, तो उसके लिए यहाँ पर बिजनेसमैन क्या करते हैं, पेटेंट एवरग्रीनिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, अभी आप लोगों को पेटेंट एवरग्रीनिंग के बारे में पढ़ाया, क्या था ये बेसिकली वो सिस्टम था जिसके तहत में पेटेंट को एवरग्रीन करने से रोका गया, क्योंकि अगर पेटेंट एवरग्रीन होता रहेगा कभी भी उसकी जेनरिक दवाई नहीं बनेगी और जेनरिक दवाई उसकी नहीं बनेगी तो वही है कि 2 लाख की दवाई जो है वो 11,000 में फिर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते हैं, तो 2 लाख की चीजें जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा एक बात याद आ गई मुझे, एक बच्चे के द्वारा उसने अभी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर में अभी कोर्स लिया था तो उसमें आई थिंक वहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए की फीस थी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कई बार मैं आप लोगों को पहले भी यहाँ पर जेनरिक दवाई के बारे में पढ़ाते रहता हूँ, तो उसने मेल लिखा, उसमें मेल में उसने मतलब 3-4 लाइन लिख रखी थी, तो जब मैंने पढ़ी तो मेरी हंसी एक तरीके से आ गई, हंसी छूट गई उसको देखकर। कह रहा है कि सर अब तक मैं जो है रॉयल्टी वाला कोर्स यूज कर रहा था जिसमें पूरा पैसा देना पड़ता था। ठीक है, यानी कि एक तरीके से 2 लाख रुपए लगभग फीस थी सारी टोटल मिला के जो भी था। अभी मैं है जेनरिक दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो जेनरिक दवाई लग रही है एज कम्पेयर टू जो रॉयल मेडिसिन में यूज़ कर रहा था। यानी कि उसका कहने का मतलब यहाँ पर ये था, जो उसने एक्सप्लेन किया वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लगा। तो बेसिकली कह रहा था कि सर मेरी चीज़ें शेयर तब करिएगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस टाइम पर बातें करेंगे। तो मुझे बड़ा कई बार ना कई सारे मैसेज आते हैं तो कब बड़े इंटरेस्टिंग लगे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग वे में कई सारे कलाकार होते हैं। तो उसने देखो यहाँ पर मतलब जो कोर्स खरीदा वो उसको बता दिया कि ये एक एवरग्रीनिंग पेटेंट हो गया और आपका जो है वो हो गया जेनरिक दवाई। तो ये क्या है एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये मैं समझाने के लिए बेसिकली इसको बता रहा हूँ कि इस तरीके के भी कई बार बच्चे जो हैं वो बेसिकली मेल करते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उसने उसको लिखा था। तो हमारी जो क्लासेस हैं एप्लीकेशन के ऊपर वो जेनरिक दवाई का काम करती हैं। ठीक है, 2 लाख की चीज़ें जो हैं आप लोगों को एक लिमिटेड बहुत ही अमाउंट में मिल रही हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ में। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंडियन पेटेंट ऑफिस ग्रांट करता है पेटेंट जो कि गवर्न किया जाता है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा।
पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो लार्जली बेस है रिकमेंडेशन ऑफ द, ये है अयंगार कमेटी, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, जो कि जस्टिस एन राजगोपाल जो अयंगार थे उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर इसको बनाया गया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। तो अभी चीजें सारी एक्सप्लेन की यहाँ पर, तो आंसर आप लोग को बोथ देखने को मिलेगा, पर लेकिन अगर इनकरेक्ट पूछ लेता तो आप लोगों का आंसर फिर चेंज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, कंफ्यूज आना नहीं है। ये पढ़ा आप लोगों को ही पूछ लेगा आप लोगों से कि कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है यहाँ पर, ये पेरिस कन्वेंशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, या फिर यहाँ पर बर्न कन्वेंशन। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो सही आंसर क्या है? 1 2 2 3 1 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक और क्वेश्चन यहाँ पर WTO के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप की गई थी 1994 में मार्कस एग्रीमेंट के द्वारा। नकोजी ओंकोजो वेला ये फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट अफ्रीकन जो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल बनी। सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू बिकेम द डायरेक्टर जनरल। तो अभी आप लोगों को पढ़ा है यहाँ पर ये 1994 था, और यहाँ पर ये क्या है? ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर बी हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन को गलत कर दोगे 1 मिनट में, आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो पढ़ा लिखा सारा होने का तो गोबर हो गया, वो वाली चीजें होगी अगर ढंग से नहीं देखोगे चीजों को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा 2014 में, आप लोग देखते हैं यहाँ पर बोला गया है, इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एज्यूम सिग्निफिकेंस एंड आर द सोर्स ऑफ लिटिगेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रॉडली आप लोग को डिस्टिंग्विश करना है कॉपीराइट के अंदर में, पेटेंट के और ट्रेड सीक्रेट के अंदर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई है वो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आप लोगों को पढ़ाई है। अगर कल को कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, तो टॉपिक को यह है तैयार करने का तरीका। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो गई जिसकी कुछ हद नहीं, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो उसको काफी डिटेल में तसल्ली में पढ़ा दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन कभी आप लोगों का नहीं छूटना चाहिए, जिस तरीके से आप लोगों को चीजों को बताई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर कर दी, पेटेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी, इसी के साथ में जो बेसिक थी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। तो कैसा लगा डिस्कशन, कैसा लगा आर्टिकल, जरूर बताइए। और जितनी पावर देने की बात की जा रही है यहाँ पर, बेसिकली जो कंट्रोलर हैं इस पर्टिकुलर पेटेंट एक्ट के, क्या उतनी उनको मिलनी चाहिए, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में कवर की, ठीक है। दोस्तों आज की डेट में हम लोग अपने मनोरंजन के नाम पर, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के नाम पर इन्वायरमेंट को इतना लार्ज स्केल पर इग्नोर कर रहे हैं कि फिर मुझे यहाँ पर काल मूवी याद आ जाती है। काल मूवी किस किस ने देखी है? अजय देवगन की मूवी है काल मूवी उसके कई सारे बड़े प्यारे प्यारे डायलॉग हैं। एक तो डायलॉग यही है कि दूर दूर तक जब जंगल में किसी जानवर की जान जाती है तो किसी इंसान को पता नहीं चलता, पर लेकिन जब किसी इंसान की जान जाती है तो हर एक जानवर को पता चल जाता है। मतलब क्या है कि उनको खाना मिल जाता है, वो चींथड़े उड़ाने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए इंसानों को सोच समझकर जंगल के अंदर एंट्री करनी चाहिए। वो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड बेसिकली वो एक मूवी दिखाई गई है, बड़ी शानदार मैसेज देती है। और उसमें एक डायलॉग है कि मैं इस जंगल का हूँ और ये जंगल मेरा है मतलब खतरनाक लेवल की मूवी है, थोड़ी सी डरावनी, हालांकि जिसको ऐसे नहीं सस्पेंस वाली मूवी से डर लगता हो और दूरी बना के रखना, मुझे सस्पेंस वाली मूवी कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये बातें मैंने आप लोग क्यों बताई, क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ, जो भोपाल के अंदर में लेक है, वहाँ पर जो भोपाल के अंदर में जो मध्य प्रदेश सरकार है वो क्या कर रही है, वहाँ पर क्रूज चला रही है, वहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर मोटराइड बोट्स चला रही है। इसकी वजह से जो जंगल के अंदर में, खासकर लेक के अंदर में अगर बात करें तो लेक के जीव जंतु या फिर आसपास में जो जंगल वाला एरिया है वहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और नेचुरली ये सही भी नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल रहा है खुद मध्य प्रदेश सरकार को। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ आप लोगों के सामने बन गई है। कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ जिससे आप लोग चीज़ों को समझ पाएँ। ये बेसिक बातें हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, जिसको आप लोग एनजीटी बोलते हो। जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया एक स्टेट पीसीएस के अंदर, तो वहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो अगर बात करें स्पेशलाइज रोल प्ले करता है यहाँ पर, तो किस पर्टिकुलर कानून से वो पावर लेता है। तो यहाँ पर वो जो कानून थे उन सारे कानून के नाम दे रखे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, कुछ कानून के नाम नहीं गए थे, उन कानून को बेसिकली डेट वाइज मैच करने के लिए बोला गया था तो एक बच्चे का मुझे ये स्क्रीनशॉट लेकर उसने पेपर के साथ में सेंड किया,
तो कह रहे हैं सर आपने जान बचा ली, क्वेश्चन बच गया आज वरना लुट जाते, क्योंकि अगर लिख देता मैं यहाँ पर द वाटर एक्ट, द वोटर सेस एक्ट, या फिर यहाँ पर इस तरीके से, और ये ना डालता सामने इनकी डेट, तो क्वेश्चन उड़ गया था वो। तो इस तरीके से डीपली जाकर कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एक्ट था 2010 में लाया गया था हमारे देश के अंदर में। और अच्छी बात यह है कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में हम थे भाई साहब जो तीसरे नंबर की कंट्री जिन इसको लेकर आए। इसमें एक बड़ा ही प्यारा और शानदार सा क्वेश्चन बनता है फंडामेंटल राइट का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो निकल कर आते हैं ये है आर्टिकल 21 से। मतलब अगर आप लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर आप लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, वहां पर दम घुटकर मर जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रहता है ऐसे इन्वायरमेंट को रहने का। यानी कि राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, और वो अच्छा इन्वायरमेंट हमको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ये माना जाता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो आर्टिकल 21 से निकाल कर लेकर आया गया। इसकी स्पेशलाइज्ड पावर जिसके हिसाब से काम करता है, वोटर एक्ट 1974। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप लोगों को लगेगा अच्छा ये थोड़ी ना होगा, इसमें वो भी है, ठीक है। द वोटर सेस एक्ट हो गया 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया 1980, इसी के साथ में एयर एक्ट हो गया 1981, इसी के साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986, पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट, ये नॉर्मली लोग नहीं सोचेंगे इसमें होगा पर लेकिन है, ये है 1991 का, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये अच्छी बात क्या है, झट मंगनी पट बिहा का काम करता है, 6 महीने के अंदर अंदर केस को निपटारा करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इससे ज्यादा छोड़ेगा तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या बर्बादी हो जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, प्रिंसिपल ब्रांच, बाकी भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो यहाँ पर कोलकाता है, चेन्नई है, पर दिल्ली और मुंबई की जगह भोपाल और पुणे है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी प्रिंसिपल ब्रांच है और मुंबई में ये है ही नहीं है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था रिसेंटली अभी, क्योंकि नॉर्मली इंसान याद रखते हैं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये इस तरीके से, पर लेकिन यहाँ पर मुंबई गायब कर रखा है, ठीक है। एटलीस्ट जो 10 मेंबर जो होने चाहिए, यहाँ पर बोला गया है एटलीस्ट 10 बट नॉट मोर देन 20 मेंबर होंगे। और यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो मेंबर हैं बेसिकली, उसमें प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं कि यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए इस तरीके से, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिसीजन जो होता है ट्रिब्यूनल का वो बाइंडिंग होता है, उसको रिव्यू किया जाता है। बेसिकली ट्रिब्यूनल जो है पावर रहती है रिव्यू करने के लिए अपना डिसीजन, पर फिर भी किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मजा नहीं आया, दिक्कत हो गई भाई साहब, तो 90 डेज के अंदर अंदर आप लोग इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जा सकते हो। याद रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो मैटर है आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जा सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट को बाईपास कर दिया गया है, ये ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं इस तरीके से, तो कंफ्यूज आना नहीं है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, उनको देखता है यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल क्या होता है भाई ये तो बता दो यार। ट्रिब्यूनल जो है एक तरह का कोर्ट होता है जो कि कोर्ट की तरीके से काम करता है, पर लेकिन उसकी जो रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। और इसी के ऊपर ईपीएफओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से बनते रहते हैं, अगर ढंग से सुनोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। और ये जो सारा कार्यक्रम यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ये जो लेक है ये है बेसिकली भोज लेक, ठीक है, BHOJ। तो यहाँ पर ये भोज लेक इंपॉर्टेंट हो जाती है। भोज लेक अगर न्यूज़ में आ गई तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आप लोगों को याद होगा, वेटलैंड वाला सेक्शन जब आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम पर इसके बारे में डिस्कस भी किया था, भोज वेटलैंड के बारे में। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी यहाँ पर ये हो जाता है क्योंकि भोज वेटलैंड जो है ये एक रामसर साइट की कैटेगरी में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो रामसर साइट जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसलिए याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर में अगर स्टेट पीसेस की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। ये 2 लेक में डिवाइडेड है, एक को बोलते हैं भोज तल जो अपर लेक होती है, एक को बोलते हैं लोअर लेक। अगर बात करें यहाँ पर, ये एक ह्यूमन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया रिजर्वायर, द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया एंड द जो सारस जो करेन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, पाई जाती है। भोजतल जो है ये क्रिएट किया गया था किसके द्वारा, पारमार जो राजा हैं भोज उनके द्वारा, उन्हीं के नाम पर रखा गया जो कि मालवा को रूल करते थे। और लोअर लेक जो है वो क्रिएट की गई 1794 में, जो नवाब थे चित्तौड़ के खान, मिनिस्टर ऑफ नवाब हयात, ठीक है, हयात मोहम्मद खान। तो ये इसका आप लोग नाम याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बाकी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो फैक्ट वो यहाँ पर है कि यहाँ पर इसके ऊपर डैम बनाया गया एक पर्टिकुलर रिवर के ऊपर जिसका नाम था यहाँ पर कोलहंस रिवर, ठीक है। तो कोलहंस रिवर के ऊपर जो डैम बनाया गया, तो यहाँ पर इसकी वजह से जो ट्रिब्यूटरी, ये पहले तो एक किसकी ट्रिब्यूटरी याद रखना, ये है हल्दी रिवर की ट्रिब्यूटरी।
और दोनों यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली काली सूत और इसी के साथ में हल्दी, ठीक है। तो ये जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है बेतवा रिवर की। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो वेटलैंड है वो इन्हीं के साथ में कनेक्टेड है, जिसका नाम आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा सकता है, नाम है भोज वेटलैंड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो हल्का फुल्का सा एक आइडिया रख सकते हैं। तो न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट है, तो एक तो आप लोगों से ट्रिब्यूनल हो गया पूरा डिस्कस, और इसी के साथ में भोज वेटलैंड हो गया, और न्यूज़ मध्य प्रदेश की है, एनजीटी ने स्टेप उठाया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, कंफ्यूज आना कतई नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी सी और इंटरेस्टिंग सी एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी यहाँ पर, जो कि फिर से न्यूज़ में है। और कोई बोले कि सर ये जो क्वेश्चन है ये आपने 2016 का पढ़ा दिया और एग्जामिनर ने 2016 का क्वेश्चन पूछ लिया तो ये गलत बात है। यहाँ पर बात की जा रही है सेंटर के द्वारा एक्सटेंड किया गया यहाँ पर उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला स्कीम जो है वो 75 लाख कंज्यूमर तक और पहुंचाई जाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी 2023 से लेके ये जो है 2023-24 से लेके 25-26 तक ये स्कीम जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है। 75 लाख मोर कंज्यूमर तक यहाँ पर ये पहुंचने वाली है, जिसके लिए 1650 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री ये उज्ज्वला योजना की एक तरीके से जिसके अंडर में काम करने वाली स्कीम है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत इस पर्टिकुलर स्कीम के साथ में रहती है कि सिलेंडर तो प्रोवाइड करा देते हैं, पर लेकिन सिलेंडर को रीफिल करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम जो है वो बहुत कम है। तो इसलिए सिलेंडर घर में आ गया, बस रखा रह गया, ये चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है इस स्कीम के साथ में। ये स्कीम जो है 2016 में लॉन्च की गई थी, तो 2016 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, और देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद इसको लॉन्च किया था ताकि लोगों तक इसकी फैसिलिटी जो है वो पहुंचाई जा सके। क्योंकि होता क्या था कि पहले सब जो है अपना ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ करते थे, जैसे फ्यूल हो गया, लकड़ी, गांव में गोबर वगैरह का उपले जो होते हैं वो इस्तेमाल करते थे। तो ये माना जाता था कि हेल्थ के काफ़ी सारे नुकसान महिलाओं को देखने को मिलते हैं। जैसे कोई महिला है वो अभी बच्चे को जन्म दिया, उसने बच्चा जो है 1-1.5 साल का है या फिर उससे कम का है, तो माँ के साथ में ही रहेगा, वो माँ जो है खाना बनाएगी उनके ऊपर, तो उसकी वजह से बच्चे की हेल्थ भी बेकार होती थी। तो इसीलिए यहाँ पर एम्पावर द वुमेन एंड प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, रिड्यूस करना नंबर ऑफ डेथ इन इंडिया ड्यू टू जो अनक्लीन कुकिंग जो फ्यूल होता है उसकी वजह से भी लोगों की जान जाती है, प्रिवेंट करना जो यंग चिल्ड्रन है, सिग्निफिकेंस नंबर ऑफ जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी दिक्कतें देखने को मिलती थी इनलेस, क्योंकि इंडोर एयर पोल्यूशन हो जाता है और घर में ही बच्चे खेल रहे हैं। तो एलिजिबल बेनिफिशियरी जो है उनको फ्री कनेक्शन प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई। इसी के साथ में बोला गया कि रिसीव करेंगे सब्सिडरी ऑन द फर्स्ट 6 जो यहाँ पर रीफिलिंग, यानी कि पहले 6 बार जो रीफिलिंग करवाएगा उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। और बेनिफिशियरी जो है वो यहाँ पर बेसिकली ये EMI की स्कीम भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ में बेनिफिशियरी जो है वो ज्वाइन कर सकता है पहल स्कीम, जो कि रिसीव करती है सब्सिडरी अकाउंट डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक। और इसी के साथ में स्कीम जो है प्रोवाइड करा रही थी 1600 फॉर ईच LPG कनेक्शन along with the deposit free LPG कनेक्शन उज्ज्वला 2.0 प्रोवाइड द फर्स्ट रिफिल। और ये सारी चीज़ें एक तरीके से सरकार का बेसिक पर्पज क्या था कि लोग जो है इसका इस्तेमाल करें और हेल्थ को थोड़ा सा ठीक रखा जा सके, पर लेकिन जब कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो ये दिक्कत क्रिएट कर देती है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखते हैं। तो स्कीम का एक्सटेंड किया जा रहा है, 2016 में मेनली लॉन्च की गई थी। ओके, जिंदगी में अगर किसी भी चीज़ पर आप लोगों को वार करना है और उस चीज़ को आप लोगों को अचीव करना है, तो आसान सा तरीका होता है कि छोटी छोटी जो यूनिट है उसके ऊपर काम करना आप लोग स्टार्ट कर दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल इस आर्टिकल से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली हमारे देश की जो प्रेसिडेंट जी हैं मुर्मू जी, उनके द्वारा आयुष्मान भव कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया। तो ये जो आयुष्मान भव कैंपेन है बेसिकली यहाँ पर लॉन्च तो किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, पर लेकिन वैसे ये जो है हमारे देश की प्रेसिडेंट जी के द्वारा उसको लॉन्च किया गया। ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल वाइड इनिशिएटिव है जिसका एम है कि कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं हेल्थ केयर कवरेज टू एवरी विलेज और टाउन जो है हमारे देश के अंदर में, जहाँ पर कई सारे बैरियर देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर काम करने की बात यहाँ पर की गई। बोला कि कोलैबोरेटिव एफर्ट यहाँ पर लगाया जाएगा बेसिकली ग्राम पंचायत के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट और दूसरी बॉडी है, ये काम करने की बात की गई। आयुष्मान भव कैंपेन जो है वो अलाइन करता है विजन जो कि क्रिएटिंग द हेल्दी विलेज और हेल्दी ग्राम पंचायत। तो इसके चलते भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिल जाती हैं कई बार। ये हालांकि पहले भी डिस्कस किया था, तब उसके बारे में जिक्र हो रही थी कि ऐसा कुछ लॉन्च होना है, अभी लॉन्च हो गया है ये बेसिकली, ठीक है। कैंपेन जो है उसका एम है कैसे एक्सटेंड किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द हेल्थ सर्विस इन 3 कंपोनेंट, जैसे आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेला, इसी के साथ में आयुष्मान सभा। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इसके थ्रू लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है।
और वो भी ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर यानी कि पंचायत के बारे में, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारे देश के अंदर में पंचायती राज सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। अब यहाँ पर अगर गांव की जो पंचायत है उन तक अगर हम लोग हेल्थ सर्विस प्रॉपर वे में पहुंचा पा रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर आप लोगों को वो देखने को मिलेगा कि यूनिट पर काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। नहीं कि छोटे छोटे काम में कि इसको ठीक कर लो तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम में ये यहाँ पर इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है आयुष्मान ग्राम पंचायत और आयुष्मान अर्बन वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में तो बेसिक है पर इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये साइंस की न्यूज़, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साइंस में बायोलॉजी की। लगभग 265 मिलियन ईयर, समझ रहे हैं कि कितना ओल्ड बात की जा रही है यहाँ पर। ये बात की जा रही है सदर्न अमेरिका, जिसको आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली साउथ अमेरिका। तो बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर में यहाँ पर डायनासोर से पहले कुछ जीव जंतु पाए जाते थे, उनके बारे में बात की जा रही है। उसका ढांचा देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्चर ने बताया कि इतना साल पुराना है कि डायनासोर से भी पुरानी प्रजाति यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसका जो नाम है ये है पेम्पाफोनस। ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो नाम है ये पेम्पाफोनस बिकाई। तो पेम्पाफोनस बिकाई जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये एक पर्टिकुलर क्लास या फिर जो फैमिली आप लोग बोलते हैं उससे बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर डिनोसेफिलियस, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो ये पेम्पाफोनियस जो बिकाई है ये किस पर्टिकुलर क्लास से बेसिकली निकल कर आते हैं, तो ये डिनोफोनियस। ये बोला गया कि जब आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर से सारी चीज़ें नष्ट होती, इसके बाद में फिर से स्टार्ट होती, ठीक है। तो यह पृथ्वी की जो इतिहास की सबसे बड़ी जो विलुप्त हुई घटना से भी पहले की बात है जब ये पाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो इवेंट था उसमें लगभग ये मान्यता है कि 86% जो एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, वो अक्रॉस द ग्लोब जो हैं वो एलिमिनेट हो गई थी। ऐसा कुछ पृथ्वी पर इंसिडेंट देखने को मिला था। तो ये जो है ये आप लोग को वेरी मीडियम टू लार्ज साइज देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये दोनों कैटेगरी में कार्निवोर और हार्बीवोर ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनके द्वारा रिसर्चर के द्वारा ये स्टडी करके यहाँ पर बताया गया है। जो एनिमल्स हैं ये रेयर हैं इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वेल नोन कहाँ पर है, जैसे कि साउथ अफ्रीका और रसिया में, और ओनली नॉन एज स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी मेनली ब्राज़ील के अंदर में, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है नॉर्मली, जैसे यहाँ पर ये लिखा है डिनोसेफिलियस, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ये चीज़ से कनेक्टेड है, मतलब फैमिली से कनेक्टेड है। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफेंस की न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात की जा रही है सैटेलाइट इमेज की, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉर्म देखने को मिला। किसकी रिलेटेड है यहाँ पर ये बात की जा रही है, स्टॉर्म शैडो। ये क्रीमिया के अंदर में जो कि आज के दिन में रसिया के कंट्रोल में है, वहाँ पर हिट की मिसाइल, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया। बेसिकली आखिर मुद्दा क्या है पूरा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई एक पर्टिकुलर मिसाइल है जिसका नाम है यहाँ पर स्टॉर्म शैडो। स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो है वो रिसेंटली अभी यूज़ की गई यूक्रेन के अंदर में, स्ट्राइक की गई रसिया के जो सबमरीन है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये मेजर नेवल पोर्ट जो यहाँ पर क्रीमिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो चीज़ें चल रही हैं रसिया के अंदर में, अभी यहाँ पर क्रीमिया के अंदर में, वो सारी चीज़ें अभी रुकी नहीं है, अभी भी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू है। तो इसका काफ़ी बड़ा स्टॉर्म यहाँ पर देखने को, एक तरीके से जो इसका नाम रखा गया है स्टॉर्म शैडो। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है इसके बारे में ये बात की जा रही है कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, और इसी के साथ में ये बनाई गई है यूके और फ्रांस के द्वारा। मिसाइल जो है ये इंटेंडेड है स्ट्राइक टू हाई वैल्यू स्टॉर्म एसिड्स। ये एयरबेस रडार जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन है, कम्युनिकेशन बोथ हब्स एंड द पोर्ट है। तो यहाँ पर ये इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके रख सकते हैं, और यहाँ पर ऑपरेट की जाती है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर में, यानी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं पर बर्फ़ पड़ गया और कुछ भी हो रही है उल्टी सीधी चीज़ें, तो वहाँ पर भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में यहाँ पर ये किस किस के पास में, इजिप्ट, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएसए, और यहाँ पर जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो न्यूज़ में जो आई है फ्रांस और यूके के द्वारा डेवलप की गई, और यूक्रेन के अंदर में इसका इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन किस तरीके की यहाँ पर अभी चल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पर बात की जा रही है कॉग्निजेंट, एक कंपनी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। उसको पे करने के लिए बोला गया है यहाँ पर बेसिकली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स,
ऑन द बाईबैक ऑफ शेयर वर्थ ये है 19,000 करोड़। ये किसने बात की है? ITAT के द्वारा यहाँ पर ये बोली गई है। ये क्या है? चेन्नई बेस्ड एक इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है जिसके द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन दिया गया है। और यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्स है इसका क्या मतलब होता है? यानी कि एक तरीके से जब आप लोगों का जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड एक तरीके से आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब कोई कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट है अपना वो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि अगर बात करें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो रिपील यानी कि अबोलिश कर दिया गया था फाइनेंस एक्ट के अंदर में, पर लेकिन आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो इनकम आ रही है, ठीक है, ये उसकी इनकम की कैटेगरी में आप लोग चीज़ों को काउंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की, और 30% ब्रैकेट में यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें लगभग 19,000 करोड़ का टैक्स इनका बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हल्का सा आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने हैं और इनका आंसर देना है। देखता हूं कौन सही आंसर देता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि इट इज़ ए रिटर्न गिवन बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, जो भी प्रॉफिट होता है उसका शेयर होल्डर बेसिकली पर्टिकुलर ईयर के अंदर में, तो यहाँ पर वो दिया जाता है। ये इशू किया जाता है कैश पेमेंट और स्टॉक की फॉर्म में, ये ओब्लिगेटरी है कंपनी के ऊपर, ये बोला गया है। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था जो डायनासोर वाली यानी कि जो डायनासोर वाली जैसी प्रवृत्ति थी, तो यहाँ पर बात की जा रही है पेम्पोफोनस बिकाई के बारे में। तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये? तो मैंने बोला था कि ये नाम आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर डिनोसेफिलियस, इसी के साथ में यहाँ पर बायोमोर्शिचिनस, इसी के साथ में यहाँ पर ये प्लोकोर्सरस, और नेक्स्ट यहाँ पर ये सिनोफोनस। तो सही आंसर क्या है जो अभी आप लोगों से डिस्कस किया ये आप लोगों को बताना है। बड़े हटपटे से नाम है, ठीक है। शैडो बेसिकली बात की जा रही है स्टॉर्म शैडो सीन्स इन द न्यूज़, तो ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखने को मिला। तो ये क्या है ये आप लोग को बताना है। ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, टाइप ऑफ मेलवेयर है, क्रूज मिसाइल है, या फिर स्पाइडर स्पीसीज है। सही आंसर क्या है ये बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ये बात की जा रही है किसके बारे में? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि जो भी एडवोकेट है रिकॉर्ड में, जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप लोगों ने कई बार सुना होगा किसी भी कॉलेज के स्कूल के अंदर में कोई ट्यूटर जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की जगह पढ़ाने चले जाते हैं, उसी से रिलेटेड आप लोग बोल सकते हैं कि ओनली एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज इंटाइटल टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पर आ जाएगा, तो एडवोकेट जो है वो कैन आर्ग्यू प्ली, और इसी के साथ में विद जो इंस्ट्रक्शन ऑफ द जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि मान लीजिए आज मेरे पास में टाइम नहीं है, कोई और लेक्चर लेने यहाँ पर आ जाए, ठीक है, पर लेकिन वो इंसान एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर लेक्चर ले सके। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वो वाली बात होगी तन्वेट्स मन्नू में कि आगे का जो लेक्चर है वो बेसिकली डॉक्टर उसका नाम लेके चला जाता है अपने दोस्त का, ठीक है, वो कहता है उससे बता अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, कहता है वेरी गुड क्वेश्चन, इट हर्ट्स मी, इट्स पेनिंग मी हियर तो वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि इंसान प्रॉपर काम करे। अभी क्यों न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा नौसिखिया इंसान गया, वो यहाँ पर जाकर ना प्रॉपर ढंग से बोल पाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फाइन लगा दिया, और उसके ऊपर जिसने उसको भेजा था तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, तो बेसिक है, हल्का सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म के बारे में बोला गया कि इट इज़ एन आउटकम ऑफ इंडिया G20 टूरिज्म ट्रैक। नेक्स्ट ये बोला गया कि ये एंडोर्स किया जाता है बाई ऑल द मेंबर कंट्रीज कि अचीव किया जाए सस्टेनेबल, रेजिलेंट और इंक्लूसिव टूरिज्म। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन? सही आंसर क्या है ये बताना है। इंजीनियर डे के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर M विश्वेश्वरैया साहब के बारे में ये क्वेश्चन है, बोला गया कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जो मैसूर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। इसी के साथ में क्रेडिट जाता है डिजाइन करने के लिए ऑटोमेटिक वाटर फ्लड गेट जहाँ पर यूज किया था डैम के उसमें, और ये अवार्ड किया गया था इनको भारत रत्न 1955 में। सही आंसर क्या है? ओनली वन, ओनली टू, या ऑल थ्री, ये आप लोग को बताना है। ये सी सेट का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा, देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है। और बाकी यहाँ पर अरे आंसर दिखा दिया यार आप लोगों को, चलिए कोई नहीं, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने है, यह है दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और याद रखते हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 1977 आप लोग यहाँ पर देखते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, तो ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1955 में। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसी के साथ में यहाँ पर ये है कतरनी घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये इसके साथ में भी कनेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है। बाकी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए उनको काउंट कर सीसेट क्वेश्चन के साथ में बताना टोटल मार्क्स आप लोगों के कितना है। पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 यानी कि बी, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है ये कोई ओब्लिगेटरी नहीं है कंपनी के ऊपर, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखते हैं। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। बाकी ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अभी, यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर बताइए, आंसर है ए, ठीक है, डिनोफेलिसिस, ठीक है, डिनोसेफिलियंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर सैडोस्टॉर्म जो है, अभी ये मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर क्या है, ये एक मिसाइल है, ठीक है, तो क्रूज मिसाइल है। तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं कंडीशन और क्या बनती है। ये एडवोकेन और ट्रिकोड के बारे में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर आंसर इसका सी हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर इनके सोल्यूशन भी है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। G20 रोड मैप में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एम विश्वेश्वरैया साहब के बारे में, तो यहाँ पर ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है इनके बारे में, ठीक है। सी सेट जो है, यहाँ पर सी सेट का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अब अंग्रेजी कुछ शब्द सीखेंगे जिससे आप लोगों की इंग्लिश जो है वो इंप्रूव होती नजर आएंगी। देखता हूँ कौन सही से आंसर यहाँ पर दे पाता है। पहला शब्द है यहाँ पर ये सिक्वेंस्टेशन, इसका मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, या फिर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी चीज को गोपनीय रखना, ठीक है, एकांत में अलगाव वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेट, नेगेट का मतलब नकारना, किसी चीज को अखंड कर देना, विखंड कर देना, अस्वीकार कर देना, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पर डिपोज, डिपोज होता है निकाल देना, ठीक है, किसी को डीथ्रोन कर देना, डीथ्रोन होता है किसी उसके सिंहासन, उसकी गद्दी से हटा देना। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर ये विट्रियोलिक, इसका मतलब होता है अपमानजनक, यानी कि किसी को इंसल्ट कर देना, ये है इस तरीके की लैंग्वेज यूज करना। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रो डाउन, ड्रो डाउन होता है एक तरीके से नुकसान, खर्चा करना, एक तरीके चीज़ों को बर्बाद करना, कई बार ना एक तरीके से जो आपे से बाहर जाकर इंसान जो है चीज़ें खत्म कर लेता है, वो वाली चीज़ें आप लोग बेसिकली बोल सकते हो। शब्द इंपॉर्टेंट है, अगर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो लंबे समय तक इनको याद भी रख पाओगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीज़ें आती आएंगी चली जाएंगी, पर लेकिन जब तक आप लोग उनको ढंग से पढ़ोगे नहीं, उनका रिवीजन नहीं करोगे, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए ढंग से तसल्ली में रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। तो कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ठीक है। फीडबैक जरूर दे दिया करो जैसा भी लेक्चर आप लोगों को लगता है, और इसी तरीके से एंजॉय करते रहो। ओके।